हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूके ओरिएंटेशन क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका ट्रेनर फॉर दिस कोर्स। मेरा नाम थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। uh, इंशाल्लाह गपशप भी लगाएंगे, कोर्स प्लान वगैरह भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मैं एजुकेशन वाइज एसीसी मेंबर हूँ और बाय प्रोफेशन पिछले 8 सालों से यूके इंडस्ट्री से इंटैक्ट हूँ। यूके इंडस्ट्री से मुराद के यूके फर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ एज अकाउंट्स मैनेजर एंड टैक्सेशन। और तकरीबन 2016 से 16 के स्टार्ट में बिल्कुल मैं ज्वाइन की थी। तो फ्रॉम 16 टू टिल नाउ यूके इंडस्ट्री के साथ इंटैक्ट हैं और मल्टीपल काम्स कर रहे होते हैं हम। देखा जाए तो इंडिविजुअल टैक्सेशन से लेके कंपनी अकाउंट्स और जाते जाते ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैटर्स होते हैं यूके टैक्सेशन के, वो तमाम हम हैंडल कर रहे होते हैं ब्लूटूथ है। अपने। अच्छा। मोहम्मद ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे क्लास में। एंड आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके तरीकेकार ये होगा कि आप लोग के पास रेज हैंड का ऑप्शन होगा, तो वो आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं और मैं फिर आपका नाम कॉल करूंगा, देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन पहले वो कहते हैं ना, आप मुझे बोलने दे, फिर आप बोले, हम आपकी सुनेंगे और इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी। आ, थोड़ा सा एक 5 मिनट मैं कहता हूँ वेट कर लेते हैं ताकि बाकी भी ज्वाइन कर लेते हैं। इन द मीन टाइम आप में से थोड़ा सा मुझे कोई बता दे, आप में से अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? काइंडली रेज योर हैंड प्लीज। बेहतरीन। सही। अच्छा जी। सैयद नौशाद साहब, या काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिए। अभी चले गए। बदर अमीर साहब, जी। कैसे अ, सर? जी जी, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना भी करा दूं। बेसिकली आई एम एसीसी मेंबर एज वेल एंड आई एम माश डूइंग ट्यूटरिंग। तो मैं तो फ्रीलांस ट्यूटरिंग कर रहा हूँ। तकरीबन सही। आपके लिए जी 10 साल हो गए मुझे ट्यूटरिंग करते हुए। आई गेट क्वालिफाइड इन 2014-15। तो माशाल्लाह। ये इमीडिएट आफ्टर दैट तो ये कि मैं फ्रीलांस ट्यूटरिंग कर रहा हूँ। जहाँ तक यूके टैक्सेशन की बात है, तो क्योंकि यूके टैक्सेशन मेरी स्ट्रीम में नहीं है, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। तो मेरे जी। जो हाँ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अलावा, टैक्सेशन के अलावा, और लॉ और स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप है, तो ये दो तीन सब्जेक्ट्स छोड़ के जबरदस्त। मैं सारे सब्जेक्ट्स में प्रवाह होता हूँ। अच्छा जी। लेकिन हाँ, अब मेरा थोड़ा सा है इंटरेस्ट कि प्रैक्टिकली कुछ यूके के बेस्ड जो इंडस्ट्री है इसमें टैक्सेशन के मैटर्स को प्रैक्टिकली इसमें एंटर होने की। तो बेहतरीन हो गया। जी, तो मैं इस वजह अच्छा, से यहाँ तो पे आज आप किसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट है या कोई अपना आपका कोई मैं छोटा आपको मोटा? बताता हूँ जी। बिल्कुल, मैं इंस्टीट्यूट के साथ भी हूँ और उसके कौन सा साथ साथ इंस्टीट्यूट से आता है? जी बेसिकली ये शारजा बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ओके। अ, ये सक्सेस पॉइंट कॉलेज के नाम से है। सही। तो तो आप पाकिस्तान में होते हैं या बाहर होते जी मैं पाकिस्तान बेस्ड ही होता हूँ। हैं? ओके, ठीक हो गया। जी। सही सही। और बाकी इसके अलावा ये कि फ्रीलांस ट्यूटरिंग डेफिनेटली शुरू से मैंने स्टार्ट ही ऑनलाइन फोरम से ही लिया था। बेहतर। ऑनलाइन ही ट्यूटरिंग स्टार्ट की थी और सही फिर हो अभी गया। तक वही चल रही है। हाँ जी। जबरदस्त जबरदस्त। चले, इंशाल्लाह आपसे भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। नॉलेज वाइज तो आपसे सीखेंगे ना इंशाल्लाह। बाकी इंशा- प्रैक्टिकल वाइज जितना आज तक एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो चीजें देखी है, सुनी है, की है, इंशाल्लाह उन सब पे नजरसानी हम करते इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह। अ, अच्छा, मैं देखें आप लोग को पहले दिन एक चीज क्लियर कट बोल दूं। देखें, आप लोग देखिए माशाल्लाह आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, मतलब बच्चा कोई नहीं है आप लोगों में। कोई ना कोई या पढ़ाई के आखिरी स्टेजेस पे या प्रोफेशनल लाइफ में जॉब शॉप या कोई बिजनेस बिजनेस कर रहे होंगे। जहाँ तक टैक्स की बात आती है ना, टैक्स बहुत बड़ी फील्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब
देखिए, आप लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी, हम लोग जो है ना, नॉलेज, मेरे ख्याल बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो सिर्फ नॉलेज की बेस के लिए इस तरह की मतलब स्टेप्स लेते, कोई कोर्स लेते या कोई सेमिनार्स वगैरह पे जाते। ऑब्वियसली मकसद हमारा ये होता है कि हम वो चीज सीखें और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, एंड हमारी एक सोर्स या एक स्ट्रीम, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, चाहे वो फ्रीलांस के थ्रू हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बंदा इन टच हो जाए। मतलब मतलब हमारा मकसद यही होता है। बदर भाई, एम आई राइट? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे तो सर देखिए, अगर बात नॉलेज की हुई ना सर, तो आप माशाल्लाह इस सेम मेंबर है आपसे, हैं। जी क्या ही बंदा आपको मतलब वो बात करें इससे रिलेटेड। अगर तो सिर्फ टैक्स पढ़ने तक की बात हो तो फिर तो मैं आप लोग को जी हमारी एससीए की या आईसीडब्ल्यू की कोई टैक्सेशन की बुक पकड़ा दूंगा जी, उसको हम पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तकरीबन 8 साल हो चुके हैं तकरीबन, इसमें जितना टैक्स मैंने या बीसीसीए में जिसने भी पढ़ा हुआ है, उसका 30%, 35% प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा यूज होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा मकसद देखें, दो चीजें मेरे इस कोर्स में आप फोकस होगी उसमें। पहली चीज ये है कि उस चीज के पहले बेस बनाई जाए। बेस कहाँ से बनेगी? नॉलेज से। ठीक है। उस नॉलेज को पहले गेन करके देन उसके ऊपर हम एग्जाम्पल करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि हमारी उस चीज पे ग्रिप बने। अब मेरा फोकस किन चीजों पे होगा? मेरा फोकस उन चीजों पे होगा कि यार, जो चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया? अब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या देखने को मिलेंगी? देखिए, यूके में कोई अलग मखलूक नहीं बैठी हुई। आप मेरे जैसे इंसान बैठा हुआ है। ठीक है। जो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है या आप जो लिविंग के लिए जो जो काम करते हैं, यूके में भी लोग वही चीजें करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 70-80% सैलरीड क्लास है जो जॉब करते हैं। यूके में भी ऐसा है। ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टीज का बड़ा शौक है ना, प्लाट श्लाट खरीदते हैं और जी घर बनाते हैं, घर खरीदते बेचते हैं, और ये चीजें हमारे यहाँ लोगों को बड़ा पसंद है। गोरों को हमसे ज्यादा पसंद है ये चीजें। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ आप देखते हैं कि भाई किसी ने अपनी दुकान खोली है, किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की बार्बर शॉप है, किसी ने रेडी लगाई होती है, हमारे यहाँ अपना एक सोल ट्रेड बिजनेस चला रहे होते हैं। तो यूके में भी इस तरह के आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो ये काम करते हैं। अब अगर कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्री टैक्सेशन या पाकिस्तानी फिल्म से कोई इंटैक्ट हो, तो उनको बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि यार, अगर टैक्स रिटर्न्स वगैरह इस तरह का काम आता है, तो मेजोरिटी किस तरह की टैक्स रिटर्न्स होती है। भाई, या तो वो जॉब करता होगा, या तो उसका कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस होगा, कोई दुकान शुकान होगी। ठीक है। उसके अलावा ये उसने कोई छोटी मोटी अपनी कंपनी बनाई होगी, या कोई आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में आईटी फर्म्स वगैरह का बड़ा दौर है, आईटी फर्म वगैरह रजिस्टर कराई होती। तो उसी के रिलेटेड या कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, उस पर टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स करनी होती है। अब आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मुझे पाकिस्तानी टैक्सेशन ऐसा आती नहीं है, तो अगर मैं कोई टर्मिनोलॉजी गलत हूँ तो माजरत उसके लिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप पाकिस्तानी टैक्सेस करें, तो उसमें ये आपको सेल्फ असेसमेंट ही देखने को मिलती है, जो पर्सनल टैक्स रिटर्न होती है। हर बंदा या तो जॉब होल्डर होता है, या कोई सोल ट्रेडर होता है, या कोई रेंटल इनकम उसकी आ रही होती है, या कोई डिविडेंड इनकम आ रहे होते हैं, और जनाब वो अपने टैक्स रिटर्न में डाल के एफबीआर को जमा कराते हैं। अब यूके में भी हम जैसी ही मखलूक बैठी हुई है। सही है, जुबान डिफरेंट है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए वो भी यही सारी चीजें कर रहे होते हैं। अब यूके में अगर हम बात करें, तो जो मेन, अगर मैं हम सेगमेंट्स को डिटेल में, मैं एक एक सेक्शन आप लोग को भी समझाता हूँ सारा कुछ, जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक डिस्कशन कर रहे हैं। यूके में अब मैंने पर्सनली इस कोर्स को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा होता है पर्सनल टैक्सेशन। पर्सनल टैक्सेशन से मेरे मुराद ये है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो कि कंपनी नहीं है, उसकी क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं, उसको किन किन चीजों पे यूके में टैक्स देना पड़ता है, उस पर टैक्स अप्लाई कैसा होता है, टैक्स रेट्स कैसे हैं, और वो फिर अपनी टैक्स रिटर्न बनाएगा कैसे, और वो फिर गवर्नमेंट को सबमिट कैसे करेगा। ठीक है। अब जो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, तो यूके में मैंने अपनी जिंदगी में जो 98% क्लाइंट देखे हैं ना,
उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होती है? वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी रेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो कोई प्रॉपर्टी होती है जनाब, वो किसी को किराए पे दी होती है, वहां से किराया आ रहा होता है, वो होती है इनकी इनकम। उसके अलावा किसी कंपनी में ये लोग शेयर होल्डर होते हैं, वहां से डिविडेंड आ रहे होते हैं। बैंक में पैसे पड़े होते हैं जी, इंटरेस्ट आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई कैपिटल एसेट्स उनके पास होते हैं, कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई शेयर्स वगैरह होते हैं, या कोई बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वो खरीदते बेचते हैं और उस पर कैपिटल गेन्स उनको होते हैं, ये होता है। अच्छा, उसके अलावा सोल ट्रेडर कोई छोटा मोटा कारोबार बंदा कर रहा होगा। इसके अलावा मतलब मोस्टली, अच्छा, उसने कोई पोर्टफोलियो परचेज किया होगा। अब मैंने तो शायद अपने सर्कल में ऐसा कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान में लोग इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन यूके में इस तरह की चीजें लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, जिस तरह बड़े बैंक है वहाँ पे, बार्कलेज हो गया, सैंटेंडर हो गया, लॉयड्स हो गया, मेट्रो बैंक हो गया। अब ये बैंक्स क्या करते हैं कि आपको पोर्टफोलियो बेचते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप उनके पास इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आपके इन्वेस्टमेंट वाले पैसों को किसी बड़ी कंपनी, जिस तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिस तरह अब मैंने जो अपनी जिंदगी में पोर्टफोलियोज देखे हुए हैं, वो टेस्को के देखे हुए हैं, शेल के देखे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के देखे हुए हैं, फेसबुक के देखे हुए हैं। क्या होता है कि लोगों ने बैंक से इनके पोर्टफोलियोज परचेज किए होते हैं। अब बैंक क्या करता है कि आपके पैसे, लेट्स से हम बात करते हैं शेल की बात करते हैं, तो शेल में इन्होंने क्या किया होता है, कुछ पैसे शेयर्स में आपके इन्वेस्ट किए होते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए होते हैं, कुछ एज अ लोन दिए होते हैं, क्योंकि कंपनीज होते हैं लोन नोट्स वगैरह भी इशू करते हैं। तो इस तरह आपके पैसों को डिफरेंट तरह से एक कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं। अच्छा, फिर उससे रिटर्न किस तरह आता है, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम भी आ रही होती है थोड़ी बहुत। मतलब डिपेंड कि आपने जाहिर जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उतना ही रिटर्न होता है फिर उसका। डिविडेंड्स आ रहे होते हैं। उसके अलावा आपने जो शेयर्स परचेज की, शेयर्स की भी परचेज किए होते हैं आपके लिए, तो शेयर्स में क्या होता है, उनकी एप्रिसिएशन होती है। आप अगर बेचना चाहो तो आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन भी उसमें हो सकता है। डिपेंड करता है अगर उसकी शेयर वैल्यू ऊपर गई है। फॉरेन इनकम भी आ सकती है, किसी फॉरेन किसी कंपनी में भी उसकी इन्वेस्टमेंट की होती है। तो एक पोर्टफोलियो होता है बड़ा जबरदस्त, उसमें आपकी पूरा पोर्टफोलियो मैनेज हुआ होता है और उसमें पता होता है कि भाईजान इस साल में आपको इंटरेस्ट के जुमरे में आपके पोर्टफोलियो से कितनी इनकम जनरेट हुई है, डिविडेंड कितनी जनरेट हुए हैं, फॉरेन इनकम कितनी जनरेट हुई है। तो इस तरह की इनकम, अब एक इंसान की जितनी भी इनकम हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, उन तमाम इनकम्स के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसको हम पहले देखेंगे कि भाई ये किस तरह से इस पे टैक्सेस अप्लाई होते हैं, इसके लिए क्या रूल्स है, क्या ये हमारे लिए इसमें कोई एग्जाम्पशंस है, क्या कोई टैक्स की माफी तलाफी है हमारे लिए। अगर कोई हमारे लिए एग्जाम्पशंस है वो हम उससे लेस कराते हैं, रिमेनिंग जो टैक्सेबल अमाउंट बचती है वो हम अपने टैक्स रिटर्न में शो कराते हैं। और ऐसे करते करते हमारे पास हमारी तम पूरी एक क्या कहते हैं ना, फॉर द टैक्स ईयर हमारी इनकम आ जाती है। एंड देन उस पे हमारा कोई पर्सनल अलाउंस हमें मिलता है, वो हम लेस, पर्सनल अलाउंस होता है हमारा कि एक गवर्नमेंट ने आपको एक एग्जम्प्ट स्लैब दिया होता है कि अगर आपकी साल में इतनी इनकम हो तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना, उससे ऊपर पे आपको टैक्स देना होता है। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में बात करें, अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, तो अगर आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख पाउंड 6 लाख रुपए है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता। मतलब अगर महीने की आपकी 50,000 तनख्वाह है तो आप पे कोई टैक्स लागू नहीं होता। हाँ, लेकिन 50,000 से जैसे आपकी सैलरी ऊपर जाती है तो उस पर आपका 5% टैक्स लगता है, अप टू 1 लाख। तो सेम इस तरह यूके में भी ऐसा होता है कि आपकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम को कंबाइन करके उससे एक एग्जाम्प्ट स्लैब आपके लिए अवेलेबल होता है, जो कि अभी जो राइट नाउ चल रहा है वो है 12,570 पाउंड है, या 12,570 पाउंड का एक एग्जाम्प्ट स्लैब है। आपकी इनकम से वो लेस करके रिमेनिंग इनकम पे आपकी टैक्स एप्लीकेशन होती है और वो टैक्स पर आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, ये तो हमारे एक रफ बात हो गई कि भाई एक इंडिविजुअल होता है उसका किस तरह निजाम चल रहा होता है। अच्छा, हमारा सेकंड सेक्शन जो बीच में आता है वो आ जाता है हमारा, अल्लाह आपका भला करे, कंपनीज के साइड पे हम आ जाते हैं। अब कंपनीज आपको अच्छे से पता है, कंपनीज डिफरेंट तरह की होती हैं। कोई ट्रेडिंग कंपनी होती है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, कोई प्रॉपर्टी मैनेजिंग कंपनीज होती हैं, कोई रिपेयर्स वगैरह की कंपनी, कोई प्लम्बिंग और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड, यू नेम इट दे हैव इट। ठीक है।
तो उन कंपनीज के जारी बात आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, अकाउंट्स वो अपने गवर्नमेंट को जमा कराने होते हैं, और उन अकाउंट्स पे आपको जो प्रॉफिट हुआ होता है फॉर द ईयर, उस प्रॉफिट पे जारी बात है कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, तो हमारा सेकंड सेक्शन ये होता है। थर्ड अगर हम आते हैं तो वो जनाब हमारा होता है मोस्ट यूज्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, वो होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं आपको बात करूं कि वैल्यू फॉर मनी, अगर आपके लिए इस सेशन में जो टॉपिक होगा होगा वैट। ठीक है, कि सर पाकिस्तान में हमारे सेल्स टैक्स होता है, तो यूके में होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी वैट रिटर्न बनाना, फाइलिंग करना, उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, डी रजिस्ट्रेशन, और मतलब हर वो चीज इंशाल्लाह हम वो देखेंगे जो आपके लिए सीखना जरूरी है। तो और मोस्ट अगर मैं आपको रेट करूँ ना, हमारे इस पूरे कोर्स में जो मैं जिसको अगर सबसे ज्यादा वैल्यू करूंगा तो वो वैट का सेक्शन। अब आप लोग कहेंगे कि अगर वैट इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको आप सबसे पहले कराना चाहिए आपको। बिल्कुल जायज बात आप करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है कि अगर इसको मैं पर्सनल टैक्सेशन फिर कंपनी टैक्सेशन थर्ड नंबर पे ये कराऊं। वजह, वैट जो है ना वो अप्लाई होता है पर्सनल टैक्सेशन पे भी, अगर कोई सोल ट्रेडर है, कोई अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहा है, उस पे भी अप्लाई होता है, और कंपनीज पे भी अप्लाई होता है। तो अगर मैं आप लोग को वैट पहले कराऊं, और लेट्स से मैं आपको किसी कंपनी या सोल ट्रेडर की एग्जांपल दूं, तो आपको सोल ट्रेडर आपने पढ़ा नहीं होगा, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा उस वक्त कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर उसमें कोई सारा टेक्निकल चीज आती तो पहले मुझे आपको वो सोल ट्रेडर समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे वैट पढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पहले जो उसकी बेस है वो हम कवर करें, देन उसके बाद हम वैट पे अपने आए कि भाई वैट में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है और कैसे करना होता है। अच्छा, लास्ट हमारा जो सेशन होता है बीच में, या पार्ट ऑफ हमारा कोर्स होता है, वो हमारा कंपनी सेक्रेटरियल रिलेटेड होता है। अब कंपनी सेक्रेटरियल में क्या है हमारा कि जैसे हमने इंडिविजुअल टैक्सेस पढ़ा, अब इंडिविजुअल टैक्सेस की रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, एच एम आर सी, जिस तरह पाकिस्तान में एफ है जो टैक्सेस को रेगुलेट करती है, यूके में जो अथॉरिटी उसे हम HMRC बोलते हैं, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स बोलते हैं। तो उसके रिलेटेड जितने भी आपके मैटर्स होते हैं एक इंडिविजुअल की, हम सारे वो डिस्कस करेंगे। सर अगर टैक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन हो गई है, यूटीआर नंबर कैसे आप लेते हैं, आपका एजेंट, आपका टैक्सेस पोर्टल कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर कंपनी सेक्रेटरियल में हम फिर कंपनी साइड की भी ये सारी चीजें देखेंगे कि भजन कंपनी बनती कैसे। सबसे पहले कंपनी के अकाउंट्स वगैरह तो बात की बात है, पहले कंपनी बनेगी कैसे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, फिर कंपनी को चलाने के लिए हमें कई सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी होती है, या गवर्नमेंट को हमें कोई चीज रेगुलरली सबमिट करनी होती है। बिल्कुल, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कंफर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और आप इसको फाइल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, फिर हम वैट के रिलेटेड भी हम ये सारी चीजें देखेंगे, भी वैट की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, सबमिशन कैसे होती है, वैट का आपका पोर्टल कैसे होता है क्लाइंट का, उसमें आपको क्या क्या हेल्प आउट मिल सकती है, क्या क्या चीजें आप वहां से देख सकते हो, ईच एंड एवरी वो हम देखेंगे। अच्छा, हम पेरोल भी इंशाल्लाह देखेंगे। मैं पेरोल पे भी आज अभी फोकस करता हूँ, पिछले हम 3-4 सेशन से पेरोल को बीच में इन्वॉल्व किया, क्योंकि पहले ऐसा किसी ने इसको हाईलाइट किया नहीं था स्टूडेंट्स में। और क्योंकि वेरी ऑनेस्ट अगर मैं सच कहूँ तो पेरोल जो होता है ना, वो नॉर्मली फर्म्स जो होती है ना वो बाहर से ही मेंटेन करती है, यूके से। उन्होंने वहां पे एक बंदा रखा होता है जो कि पेरोल देख रहा होता है, बट पाकिस्तान से भी पेरोल लोग करते हैं यूके का। तो इस वजह से मैंने कहा यार ये एक वैल्यू एडेड चीज है, तो मैंने इसको भी बीच में ऐड ऑन किया। भाई हम यूके का पेरोल कैसे रन करते हैं, कैसे सबमिट करते हैं। यूके पेरोल से मुराद है जिस तरह आप में से काफी लोग जॉब करते होंगे हर महीने,
आपकी जब सैलरी आती है, आपकी सैलरी से जो टैक्स रिडक्शन होती है वो किस तरह होती है, और वो टैक्सेस जिस तरह एफबीआर को सबमिट किए जाते हैं, इस तरह यूके में भी हर महीने आपकी पेरोल जो है सबमिट की जाती है, चाहे वो कंपनी हो या किसी इंडिविजुअल का बिजनेस हो। अगर वो पेरोल मेंटेन कर रहा है तो उसकी सारी एप्लीकेशन देखिए, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको करके भी दिखाएंगे, आप लोगों से करवाएंगे भी। तो उम्मीद है कि अच्छा हमारा सेशन चलेगा ये। अच्छा, आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको जो छोटी सी मोटी मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई हुई है, थोड़ा सा उससे हम गो थ्रू करते हैं, थोड़ा सा अपने हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी देखते हैं कि भाई क्या क्या है हमारे साथ, किस किस चीज को ऑफर कर रहे हैं। देन हमारे फिर कोर्स प्लान में थोड़ा सा डेक डाउन जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को चीज समझ आ जाएंगी भाई जान ये हमारे लिए कितना वर्क। ठीक हो? अच्छा, हमारे एक प्यारे से भाई का हाथ पड़ा है, शफकत, शफाकत सॉरी, शफाकत साहब आप। सलामकुम। नहीं, मैंने ये पहले रेज किया था, आपने कहा था कि जो जो अच्छा प्रोफेशन से है वो रेज करे हैंड, तो मैंने उस वक्त रेज किया था। प्लीज अच्छा अच्छा, लोअर कर दें इसको। थैंक यू, थैंक कोई कोई मसला कोई मसला नहीं सर। अच्छा जी। अच्छा, काइंडली मुझे जरा ऐसे बताएं, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से, नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से मेरा मुराद है कि जिसको अकाउंटिंग से ना पड़े, मतलब बीबीए, एमबीए, एमकॉम, इस सीए इस फील्ड से ना हो? एनीवन आप में से? तैमूर अली मखदूम साहब, कैसे सर? जी सर। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम लॉयर, नॉट फ्रॉम अकाउंटेंसी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा सॉरी, आपका नाम रोजीना मलिक? जी जी, रोजीना मलिक। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा तो मैम आई वांट टू आस्क के मतलब आप क्या चीज देखना चाह रही हैं इस कोर्स में कि आपके लिए ये चीज वैल्यूएबल हो, तो ताकि हमें पता लगे। अब देखिए, एक चीज है मेरे कराने, एक चीज, अब जाहिर बात है, आप लोग भी अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप भी किसी पर्पज से बैठे हुए हैं, तो आप इस कोर्स को कैसे किस सर? एंगल। सर एक्चुअली ये बेनिफिट देखना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हम कर लेते हैं, लेकिन सुनने में यही आया है कि जिस तरह हम पाकिस्तानी रिटर्न करते हैं तो वो आधे घंटे के अंदर हो जाता है हमारा काम, ऐसे ये प्रोसेस आधे घंटे से 1 घंटे में बहुत लेंथी भी हो तो। लेकिन वो जब हम यूके का यूएसए या अदर करते हैं तो वो हमारा 1 1 2 2 3 3 दिन ले जाता है। ऐसे ही है कि नहीं सर? अच्छा मैम, ये आपने बड़ा सब्जेक्टिव सवाल पूछा मुझसे। अब ये तो अगर आप मुझसे पूछे ना कि क्लाइंट पे ही एक्चुअली मैटर करता है, और सेकेंडली डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल, आपको उस चीज के बारे में कितनी नॉलेज है। अब जी अगर मेरे सर। पास एक क्लाइंट आता है let's say, जिसकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो जी सर। 5 मिनट में आपको ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, 5 मिनट से हम्म। ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन से लेके फाइलिंग तक की बात बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा मुझे नहीं लगेगी उस पर। सिर्फ 5 मिनट हाँ, लगेंगे? सिर्फ मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे अगर उसकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, उसकी टैक्स रिटर्न जी जी बिस्मिल्लाह जी। करने से पहले सदकल्लाहु लजीम तक। अच्छा, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह, सही है ऐसा फिर नहीं है, तो। मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ, है कुछ नहीं हम्म। इसमें। मैं आप जरा अगर इससे इसीलिए थोड़ी दूर रही हूँ कि हालांकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं दूर इसी वजह से रही हूँ कि वो जब टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम करेगा तो फिर ना, फायदा तो नहीं होगा। देखिए मैम, ये डिपेंड करता है ना कि आपके पास क्लाइंट किस तरह। अब अगर मेरे पास लेट्स से आता है सोल ट्रेडर, ठीक है, जो कोई अपना कोई बिजनेस रन करे, सोल प्रोप्राइटर जो हमारे यहाँ ज्यादातर टर्म यूज की जाती है, जी यूके में सर। ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड या सोल ट्रेडर टर्म यूज की जाती है, जी हमारे यहाँ सर। सोल प्रोप्राइटर यूज किया जाता है। अब अगर इस तरह का क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो उसका वो हम्म प्रॉफिट और लॉस बनाने में डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। अब उसका अगर हम्म डेटा ज्यादा है तो मुझे टाइम ज्यादा लग सकता है उस पे। हम्म अब अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक सोल ट्रेडर आया है, लेट्स हम्म मैं कहता हूँ वो प्लम्बिंग करता है, वो प्लम्बर है, ठीक है, या फिर हम्म रिपेयर मेंटेनेंस का, बिल्डिंग रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता है। उसने मुझे अपनी सेल सर्विसेज। इनवॉइसेस दी हुई है, ठीक है, हम्म उसकी लेट्स से 100 सेल इनवॉइसेस है। उसने मुझे अपने परचेज बिल दी हुई, मैं कहता हूँ उसकी कोई 200 बिल्स है, ठीक है, और उसने मुझे अपने हम्म पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें 1000 ट्रांजेक्शन है। तो हम्म उसकी प्रॉफिट और लॉस बनाने पे
अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, बड़ी बात नहीं करूंगा, मैक्सिमम हम्म 1 दिन मुझे लगेगा, और उसको हम्म फिर टैक्स रिटर्न पे। अब ये जो जितने जो मुझे उसकी प्रिपरेशन है प्रॉफिट लॉस, ये मैं हम्म इंटरनल काम कर रहा हूँ। इसका टैक्स रिटर्न से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास रॉ डेटा है। उस रॉ डेटा को मुझे रिफाइन करना है कि भाई इसमें मेरी इनकम क्या क्या है, इसमें मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या है, उन सबको हम्म सेग्रीगेट करना कि मेरे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस किस किस तरह के आ रहे हैं। मैंने एक प्रॉफिट हम्म, लॉस बनाना है, आखिर मैंने एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एक बार जी मैंने जी वो चीज कर लिया, अब इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे, हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स होंगे जिस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम जब हम्म प्रॉपर्टी वर्किंग कर लेंगे ना, उसको टैक्स रिटर्न पे ले जाने के लिए 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि जस्ट लाइक अगर पाकिस्तान में हम करते हैं तो 100 तरह के उसके निकल रहे होते हैं, कोई ना कोई मसला ऐसे ही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, जब वहां पे हम वहां का पोर्टल हम यूज कर रहे होंगे और उसमें ऐसी चीज होगी तो फिर हमें हेल्प आउट या दूसरी दीगर चीजों का कैसे पता चलेगा? कोई थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकती सर, का इशू आ सकता है आपके ख्याल में? जैसे जस्ट लाइक अब जैसे 7E वाला आया है तो वो अब मैं करती रही हूँ। काफी लोगों को नहीं भी आता था, हालांकि वो मुझसे सीनियर भी थे, उनको नहीं आता और था वो पाकिस्तानी टैक्स की बात कर रही, जी 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 इंग्लिश बिल्कुल, मुझे काफी बिल्कुल नहीं ऐसी आता चीजें है। इस तरह पोर्टल पे नहीं नहीं निकल सर, आती हैं। 7E प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अच्छा रिसेंटली अच्छा। उन्होंने वो लॉ इंडक्ट किया है कि अगर आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो 2.5 करोड़ हम्म, से ज्यादा है तो उसके लिए एक सेक्शन 77E आया है, जी अच्छा जी अच्छा। जिसको हाई कोर्ट ने ऑल दो टॉपल तो कर दिया हुआ है, यानी होल्ड किया हुआ है कि ये हम अप्लाई नहीं होना। और वो सेक्शन ये कहता है कि आपको 1% ऑफ FBR वैल्यू इम्प्यूटेड टैक्स आपको देना है। तो वो अच्छा, उसकी बात कर रही है मैडम। अब मैं आप लोग का ये मसला यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। यूके में जो है ना सर, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ ना, और मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी लैंड एंड टैक्स पे करना पड़ता है। अगर तो मेरी पहली प्रॉपर्टी, मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और अगर मेरी दूसरी प्रॉपर्टी, तो मुझे 2% टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये आपका काम नहीं होता, ये लॉयर का काम होता है, क्योंकि यूके में जो सेल परचेज का काम होता है ना, वो ज्यादातर लॉयर्स कर रहे हैं। और सही। इनहेरिटेंस के रिलेटेड के जो मैटर्स होते हैं ना, वो भी लॉयर्स ज्यादा डील कर। तो जहां तक इनहेरिटेंस टैक्सेस की बात है ना, हम्म वो आप मुझसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, रोजीना मैम आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लॉयर है, अगर आप वहां पे प्रैक्टिस करें तो वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें वहां जी पे जी लॉयर्स डील बिल्कुल। करते हैं। तो मेरे पास, मतलब माशाल्लाह मेरे 7th बैच है, पहले मेरे पास काफी सर स्टूडेंट गुजरे जो कि, अच्छा, मेरे पास हमेशा क्लास में 50% से ज्यादा लॉयर्स माशाल्लाह बैठे होते हैं। तो हम्म अक्सर उनमें ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका इरादा ये होता है। अच्छा, काफी ऐसे भी जो वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, लॉ कर रहे होते हैं। अब आई डोंट नो क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, सॉरी मैं गलत नाम ले लूंगा। तो मतलब वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे प्रैक्टिस परसू करें। तो अक्सर हम मुझसे पूछते हैं कि यार हमें क्या बेनिफिट होता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ, मैं जितना अकाउंटेंट का काम होता है ना वहाँ पर टैक्स के मैटर के रिलेटेड, उतना ही लॉयर का काम भी होता है वहाँ पर। क्योंकि अच्छा अब 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 इनहेरिटेंस जो है ना, मिस मैं आपको, चले कसम नहीं खा के कहता, लेकिन मैंने अपने 8 साल जिंदगी में इनहेरिटेंस का सिर्फ एक केस डील किया अभी तक। हम्म और सही। वो भी क्लाइंट ने हमें नहीं दिया, हमें लॉयर ने अप्रोच किया था कि यार आप लोग ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वगैरह कर ले, जरा इसकी टैक्स कैलकुलेट कर ले, अगर हम इसको बेचते हैं इस पे कितना टैक्स बनेगा, बाकी रिपोर्ट आप मुझे दे दें। बस हमने सिर्फ ये हम्म, काम किया। सही। हम नहीं बिल्कुल। करते हैं, लॉयर्स कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद हम्म प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, लॉयर्स के मैटर्स होते हैं, लॉयर्स कर रहे होते हैं, बल्कि उनको हमसे ज्यादा इस चीज का पता होता है। क्यों? जी क्योंकि यस वो प्रैक्टिसिंग होती है उस चीज। अब वही सही। बात है ना, अब इनहेरिटेंस मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक चीज मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं हो रही, ऑब्वियसली वो फटा हो जाती है, वो बंदा भूल जाता है। अब जो ऐसे ही चीजें होता है। हमारे प्रैक्टिस में होती है, तो मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ कि मेरा फोकस उस चीज पे होगा, जो चीज आपको, अगर आपके पास 100 जॉब्स आती है ना पूरी लाइफ में, तो 95 इंशाल्लाह वो जॉब्स होगी जो सारी चीजें हम कवर कर चुके होंगे। हाँ, 5 का मैं मार्जिन रख सकता हूँ कि कोई नई ऐसी चीज आ जाए कि जो शायद हमने पढ़ी ना हो, या मैंने उसको इतना इंपॉर्टेंट ना समझो, या वो हमारे इस बैच के बाद कहीं न्यू इम्प्लीकेशन आई हो टैक्सेस में। क्योंकि जो चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, सारी चीजें यूके में हो रही हैं, साफ सी और बात हम है, ऐसा कोई प्रैक्टिस नई कहाँ चीज नहीं। करेंगे? सर हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? इसकी पोर्टल कहाँ हमें अवेलेबल होगा? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। जहाँ तक अगर पर्सनल टैक्सेस की बात है, इंशाल्लाह हम एक सॉफ्टवेयर है, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं उसका डेमो वर्जन लेके दूंगा।
1 मंथ का उसका डेमो वर्जन होगा आपके पास, लगे रहें, जो दिल करे जिस तरह की टैक्स रिटर्न बनानी है बनाते जी रहें। सर, एक्सपायर हो जाए दूसरी जीमेल थैंक आईडी यू से, सर। दूसरी जीमेल आईडी से दोबारा बना ले, फिर 30 दिन तक लगे रहें, खेलते रहें टैक्स रिटर्न में, जो आपका दिल करे वो सर करें। वो सॉरी सर, मैंने हैंड रेज किया था, आपने बताया नहीं। सर ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? अभी नहीं बता, मजाक करो। आरिस एलिमेंट मैं यूज करता हूँ, क्यों? उसके यूज करने का मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे वो बहुत सिंपल लगता है, इजी टू यूज है। जी जी, वो इजी टू यूज है। अच्छा मुझे सर एक और क्वेश्चन है आपसे। सर आप प्रॉपर्टी का आपने बताया था कि जो इंडिविजुअल है उसे वन प्रॉपर्टी फ्री होती है यूके में, हम्म उस पर टैक्स नहीं होता, ये स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगती। लेकिन अगर वही एक बंदा कंपनी बना लेता है अपनी और वो उस कंपनी के नाम पे परचेज कर लेता हम्म। है, तो उस पे भी उसे स्टैम्प ड्यूटी फ्री होगी कि उस पे उसको लगेगी? नहीं नहीं, उस पे होती SDLT, उस पे आती है स्टैम्प ड्यूटी, लैंड टैक्स उस पे लगता है। और वो मैं आपको कंप्लीशन स्टेटमेंट प्रॉपर दिखा दूंगा जब हम कंपनीज अकाउंट्स की तरफ आएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर कंप्लीशन स्टेटमेंट दिखाऊंगा। और वो भी माशाल्लाह लॉयर्स की तरफ से आती है, क्योंकि क्योंकि ज़ाहिर है उसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं। इवन आप ये शायद यकीन ना करें, यूके में लेट्स से अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ ना, और लेट्स से सॉरी आपका नाम क्या है? मैं नजीब साहब आपका नाम? नदीम सॉरी, अंजम सर। नदीम साहब। लेट्स से आप लॉयर हैं, अब मैं आपके पास आ गया, नदीम साहब ये फला प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर दी है, तो काइंडली इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का करें। अब आप जो है ना, जो बायर है उसके साथ डील करते हो, आप मुझे बताते हो इतने पैसों की है, ठीक है। अब मैं पैसे उस उस बंदे को नहीं पैसे भेजूंगा, मैं पैसे आपको भेजूंगा, आप उसके साथ डील करो। लॉयर डील कर रहा, तो मतलब पैसे भी मैं लॉयर के अकाउंट में जमा करता हूँ, फिर लॉयर आगे जाके उसको पैसे देता है। तो मतलब लॉयर का बड़ा काम होता है उधर, इतने अकाउंटेंट्स नहीं जितना। अच्छा मुझे अभी भी याद है, ये जो मैंने आपको इनहेरिटेंस टैक्स का सिनेरियो बताया, ये अल्लाह आपको भला करे अगर मैं ज्यादा झूठ ना बोली, 4 साल पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ। और उस लायर की हमने इनवॉइस चेक की थी, वो 1200 पाउंड पर आवर चार्ज कर रहा था उसे, उस सर्विसेज के लिए 1200 पाउंड पर आवर चार्ज कर रहा था हमारे क्लाइंट। अब खुद ही देखा, तो लायर्स तो वहां पे सही मजे में होते हैं। अच्छा सर अच्छा, ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा पहले अपना, अच्छा जिनका सर, एक मेरा बस एक छोटा सा सवाल था आपसे, एक छोटा सा। जी सर, पहले तो अपना नाम फरमाए सर। सर मेरा नाम अरसलान है। क्या कहते हैं, सवाल ये था कि जैसे आपका टैक्स है यूके के, यानी कि आप यूके की ऑडियंस को टारगेट करने का हमें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनका हम वैट बना के सर्विस दे सकते हैं, उनका टैक्स वैल्यू करके हम सर्विस दे सकते हैं, अपने अकाउंटेंट की एज सर्विस दे सकते हैं। तो इसमें मेजोरिटी जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो पाकिस्तान में काफी लड़कों ने क्या कहते हैं MBA M.Com इससे रिलेटेड एजुकेशन हासिल की होती है। बिल्कुल। तो और क्या कहते हैं, लेकिन अथॉरिटी में देखा जाए तो वो प्रेफर करते हैं कि ACCA होल्डर हो, क्योंकि वो ACCA यूके की बॉडी की है। अच्छा अगर अच्छा चले, मुझे अगर अगर हम एट द एंड आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं, ऐसे अच्छी तरह कर देते हैं, लेकिन हम्म, किसी का अगर मेजोरिटी तो वहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो अगर क्या कहते हैं वो कल इसको परस्यू करना चाहिए, तो क्लाइंटेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप? अगर कितना का एक मार्जिन बन सकता है आपकी नजर में कि यार इतना स्कोप है, एक बिगिनर इतना अर्न कर सकता है, और एक मास्टर की तो चलो हम बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ बिगिनर की बात करेंगे कि बिगिनर कितने टाइम तक इस चीज में थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज अपनी रख सकते हैं। अच्छा देखिए अरसलान भाई, आप थोड़ा सा हमारे साथ रहें ताकि हम आपसे क्या कहते हैं आंखों में आंखें डाल के गपशप लगाएं। सर देखिए बात ऐसी है ना, ठीक। आप कह रहे कि एक बिगिनर बंदा कितना जल्दी सीख सकता है। देखिए अब ये तो हर बंदे की अपनी कैपेसिटी। अगर आप बात करते हैं कि जी अकाउंट जी सीखना, जी जी। मैं इंशाल्लाह अल्लाह बड़ी बात से बचाए, मैं बड़ा क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सामने आप मैट्रिक के बच्चे को बिठा दें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ये स्किल है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसको समझा अच्छे से दूंगा, लेकिन यूके टैक्स सिंपल है। यूके टैक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। रूल है भाई, रूल है, इसको ऐसे करना है, आपका दिल अच्छा है या बुरा है।
चाहे पर्सनल टैक्सेस हो गए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स हो गए, चाहे वो वैट रिटर्न। अच्छा, देखो सीखने का कोई मसला नहीं। मेरे पास पिछले बैच में लिटरली मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के, एक स्टूडेंट है हमारा, मैं चले नाम नहीं लेता उनका, लेकिन लिटरली वो बंदा बीए है, ठीक है ना, वो उसने सिर्फ सिंपल बीए किया हुआ है। वो बंदा मेरे साथ फुल टाइम इन कांटेक्ट होता है। सर ये मेरे पास नया क्लाइंट आ रहा है, इसका ये चीज है, ये मैं कैसे करूंगा। अव्वल अव्वल तो वो बताते कि मैंने देख लिया है कि ये इसकी ये चीज करने वाली है, लेकिन मुझे इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा सा, मुझे वॉइस नोट भेज दे कि इसको मैं किस तरह करूँ। एक बीए का, अब तो फिर भी एमबीए या उसकी बीबीए की बात कर रहे हैं। सर सिंपल है लिटरली। आप लोगों को पाकिस्तानी टैक्स आता होगा अरसलान साहब, आप ये देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाई सिंपल रूल, ये तो शायद आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि आपका पाकिस्तानी जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो यूके से ही इनहेरिटेड है। इवन सऊदी में जो भी टैक्स इम्प्लीमेंट हुए, सबसे पहले वैट आया, यूके से स्ट्रेट अवे कॉपी हुए, थोड़े से अमेंडमेंट किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस आते रहे। पिछले साल जुलाई में सऊदी में कॉर्पोरेशन टैक्स अप्लाई हुआ है, स्ट्रेट सारा यूके का छापा मारा हुआ तो इन्होंने। हाँ, उसमें फिर ड्यूरिंग द ईयर वो लोग चीजें चेंज करते रहे। मैं देखिए यूके वाले मेरे कोई चाचे मामे के बच्चे नहीं लगते हैं, मैं वो कोई पापा नहीं लगते हैं मेरे। बट मैं पाकिस्तानी टैक्सेस भी, दोस्त वगैरह हैं, डिस्कशन होती रहती है। और मैंने यूके टैक्स भी देखे, मुझे पर्सनली यूके टैक्स बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। स्ट्रेट अवे कल्चर्स और रूल्स हैं, भाई अपने उसको फॉलो कर, कोई दूसरी बात है ही नहीं। हाँ, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी टू इंटरप्ट। सर ऐसा कीजिए, कोर्स ओवरव्यू करवा दीजिए और दूसरा इसमें जो है फ्रेश स्क्रीन भी शेयर कर दीजिएगा। जी कोर्स के एंड पे फिर इनके क्वेश्चन आंसर सबके ले लीजिएगा। वो कर लेंगे जी, ठीक सही हो जाएगा। ओके सर। अच्छा जी, आ जाते हैं हम थोड़े से कोर्स ओवरव्यू, इसको थोड़े से डिटेल में देख लेते हैं। टेंशन ना लें, अगर 2 घंटे भी ऊपर लगते हैं ना आप लोग के क्वेश्चंस का, मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा, उसके ऊपर टेंशन ना लें। ठीक हो गया? जी क्या अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि ये टोटल ड्यूरेशन कितनी का है, और इसके अलावा अगर हम कोई ऑनलाइन वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो रिटर्न होगी वो कितनी देर के बाद हमें फर्स्ट टाइम जो है ना वो सबमिट करवानी पड़ेगी, और उसके बाद कितनी देर बाद करवानी पड़ती है, उसके बाद एनुअल करवानी पड़ती है, या ये फर्स्ट थर्ड मंथ के अंदर अंदर करवानी पड़ती है? सर, आप क्वेश्चन जेनेरिक से पूछ रहे हैं। अगर आप सोल ट्रेडर हैं, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं की, कोई सोल ट्रेडर बिजनेस चला रहे हैं, तो जाहिर बात है जब टैक्स अरेंड होता है तो अपने टैक्स अरेंड के बाद अपने टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है, उसमें शो करना होता है। अगर आपने एज ए कंपनी रजिस्टर की है तो अपने अपने एनुअल अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। और चाहे आपका सोल ट्रेड बिजनेस हो या आपकी कंपनी हो, अगर आपकी सेल्स 90,000 क्रॉस करती है तो आपको वैट के लिए रजिस्टर होना पड़ता है, और वैट आपने क्वार्टरली पे करना होता है। ठीक है, ये अभी इंशाल्लाह हम ये कंटेंट्स में देखते हैं, इसमें सारी चीजें, इसको हम डिटेल से देखते हैं, ठीक। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हम ये कोर्स कर रहे हैं, ये कितनी ड्यूरेशन का है, इस पे कितने मतलब वीक्स लगेंगे, 2 3 4 वीक्स लगेंगे या कितनी देर? ये हमारा जाएगा कम से कम 2.5 मंथ्स तक चलेगा। हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास होगी, 1.5 घंटा आपकी वेंसडे एंड थर्सडे क्लास होगी, एंड 1.5 घंटा क्लास होगी 2 दिन हफ्ते में। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 2.5 महीनों में हम इसको वाइंड अप कर। डिपेंड करता है कि भाई आप लोगों के, अगर आप लोगों को समझ आ रही है या कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको हेजिटेट हो रहे हैं उसमें, तो जितना आप लोग जल्दी इसको लर्न करेंगे उतना जल्दी हम उस कोर्स को खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा सर, मुझे इसमें बताएंगे आप, सॉरी फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर आई मुझे एम सॉरी, बताएंगे कि हमारा प्लीज सीक्वेंस। प्लीज एक्सक्यूज मी। देखें, इफ यू डोंट माइंड, देखें मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आप लोग को छोड़ के, आपके सारे क्वेश्चन एंटरटेन होंगे। लेट मी फिनिश माय एंड, फिर इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में बात लगेगी। प्लीज इसको माइंड ना कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो चीज, अब देखें मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि भैया हमने कवर क्या क्या करना है, तो पहले हम देख ले कि हम करेंगे क्या क्या, देन क्वेश्चंस के आप लोग पूछाड़ करें, कोई मसला नहीं, ठीक। अच्छा,
अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि हमारे कोर्स में हमने उसके 4 सेक्शंस किए हुए हैं। तो पहला हमारा होगा पर्सनल टैक्सेशन। अब पर्सनल टैक्सेशन में हम क्या चीज़ कवर करेंगे? एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम जिस तरह आप अगर अपनी रूटीन में भी देखें तो पाकिस्तान आधे से ज़्यादा जॉब कर रहा होता है, और बल्कि पूरी दुनिया में 60-70% लोग जॉब कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बिज़नेस की उनकी अपनी कंपनीज़ होती हैं। तो हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम देखेंगे कि यार अगर एक बंदा सैलरी ले रहा है तो उस पे उसका कितना टैक्स कटता है, वो हर महीने कितना टैक्स पे कर रहा होता है, और वो जब साल के आखिर में अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराएगा तो वो अपनी इनकम कितनी शो करेगा, उससे जो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको कैसे क्लेम बैक कर सकता है, क्या उससे ज्यादा टैक्स कटा है, कम टैक्स कटा है, ये सारी चीजें हम देखें। ठीक हो गया? उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट इनकम में ही उसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि होगा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से मेरी क्या मुराद है? लेट्स से आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको आपकी जॉब की वजह से कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बेनिफिट इन अ सेंस, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल रही है, आपको कोई गाड़ी मिली हुई है, आपको फ्यूलिंग प्रोवाइडेड है, आपको रहने के लिए घर दिया गया है, या आपको ऑफिस की गाड़ी यूज करने के लिए दी हुई है। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं ये होते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स। इस पे आपको टैक्स देना होता है। इसको हम नॉर्मली हम अपनी जुबान में नॉन कैश बेनिफिट्स बोलते हैं। ये आपको डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते हैं, हाँ आपको एसेट्स यूज करने को मिलते हैं। तो वो एसेट्स आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं। तो वो जो आपके टैक्सेबल बेनिफिट है, जिस तरह अगर आपको गाड़ी मिली है, घर रहने को दिया हुआ है, तो भाई उस पे आपको कैसा टैक्स पे करना है। अब उसमें जितने हम आपको बेनिफिट्स गिनवाने, चाहे आपको फ्यूल मिल रहा है, आपको वैन प्रोवाइडेड है, या आपको पर्सनल गाड़ी प्रोवाइडेड है, घर दिए हुए रहने के लिए, या आपको कोई एसेट यूज करने के लिए दिया हुआ, इस हर एक के लिए अलग अलग रूल्स हैं, और उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन, उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है? ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रेंटल प्रॉपर्टीज पे, कि अगर अब चूंकि देखिए हम पहले पर्सनल टैक्स देख रहे हैं। पर्सनल टैक्स से हो रहा था कि एक इंडिविजुअल की कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं, और उस पे उसको कैसे कैसे टैक्स पे करना होगा। अब सबसे पहले हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम देख ली। अब देखिए मैंने ये सीक्वेंस इस तरह अब बनाई हुई है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है हमारी इंडस्ट्री में, तो उन चीजों पे मैं ज्यादा गौर करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट इनकम ज्यादा होती है, और रेंटल प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इंडिविजुअल्स होते हैं जनाब, प्रॉपर्टी खरीदी होती है, किराए पे दी होती है। अब वहां से जो किराया आ रहा होता है वो आपके लिए टैक्सेबल है, उस पर आपने टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। अब रेंटल इनकम के लिए क्या रूल्स हैं, क्या उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस है, वो आपकी टैक्स रिटर्न में कैसे शो होगी, उस पर कैसे टैक्सेस अप्लाई होंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन सेंस सोल प्रोप्राइटर हो गया या सोल ट्रेडर हो गया, कि एक इंडिविजुअल वो अपना कोई बिजनेस चला रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मोची है, नाई है, कसाई है, उसने कोई कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहा है, कोई आईटी फर्म उसने ओपन की हुई है, कुछ भी है, लेकिन वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है? तो एक इंडिविजुअल जो अपना कोई पर्सनल काम कर रहा है, एज अ कंपनी काम नहीं कर रहा, उसके टैक्स मैटर्स कैसे होंगे, उसकी जो इनकम्स होंगी उस पे कैसे टैक्स लगेंगे, क्या उसके लिए कोई बेनिफिट्स हैं, कोई एग्जेम्पशंस हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, अच्छा, फिर इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो सोल ट्रेड एक बिजनेस है, इसमें इसको क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं। अब देखिए, टैक्स तो हम देते हैं जब हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमें लॉस हुए तो फिर हमें कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी देखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग वगैरह भी इन्वॉल्व होती है। डिपेंड, टैक्स प्लानिंग क्या, कि अपना टैक्स बचाने के लिए आप ऐसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि आपको टैक्स कम देना पड़े। चलिए सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। कैपिटल अलाउंसेस, वो ये बड़ा मजे का टॉपिक है। आई बिलीव डेप्रिसिएशन के नाम से आप लोग मेजोरिटी लोग वाकिफ होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है। अब डेप्रिसिएशन मतलब से आपकी बिजनेस में आपने कोई एक एसेट परचेज किया, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट से मुराद है कोई गाड़ी, वैन परचेज की हुई, या कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फिक्सचर एंड फिटिंग है, उस पे आप हर साल एक डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो अपना प्रॉफिट और लॉस में, ताकि आपने जो फिक्स एसेट है उसकी कॉस्ट एलोकेट कर रहे होते हो अपने अकाउंट्स में, अपने प्रॉफिट और लॉस को। तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एक्चुअली
वो टैक्स वाले नहीं मानते। वो कहते हैं भाई ये आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, ये आपको मुबारक, हम इसको नहीं मानते। ठीक है, हम कहते हैं यार नहीं मानते हो तो अब हम क्या करें, है तो बिजनेस एक्सपेंस। तो वो कहते हैं चलो अब हम आपकी डेप्रिसिएशन नहीं मानते, इसकी जगह हम आपको कैपिटल अलाउंस देते हैं। कैपिटल अलाउंस कैसा होता है, ये एक बड़े मजे का टॉपिक है। ये हम देखेंगे कि भाई अब इस कैपिटल अलाउंस को अगर आप कहें ना कि ये टैक्स डेप्रिसिएशन है, तो आप ज्यादा गलत नहीं बोल रहे। तो ये एक किस्म की टैक्स डेप्रिसिएशन। अब इसके अपने सर्टन रूल्स है, इसके अपने सेगमेंट्स है कि भाई किस तरह की एसेट्स किस सेगमेंट में आएंगे, उसके अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप इनकम हम देखेंगे। अगर कोई पार्टनरशिप है दो बंदों के बीच में, उसमें अगर कोई प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, तो भाई वो हमारे टैक्स रिटर्न का कैसे पार्ट बनेंगे। ये जितने भी कंटेंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी हमारी एक ही टैक्स रिटर्न का पार्ट बनेंगे, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न की। अच्छा, ट्रेडिंग लॉसेस जो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, अगर आप सोल ट्रेड बिजनेस कोई चला रहे हैं और आपको लॉस हुआ है, तो उस लॉस के अगेंस्ट भाई कोई आपको कोई बेनिफिट भी मिल सकता है। या अगर वही बात कि अगर जब प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स दो, और जब नुकसान हुए तो फिर एचएमआरसी वाला कहे आपसे टैक्स वाले के बजाय हम नहीं जिम्मेदार, नहीं ऐसा नहीं है, आपको रिलीफ मिलता है। तकरीबन 6 डिफरेंट तरह के रिलीफ्स हैं, वो हम देखेंगे। पेंशन हम देखेंगे। इस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें, आप जब सैलरी से आपका टैक्स डिडक्ट होता है, साथ ईओबीआई भी डिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह यूके में आपकी सैलरी से पेंशन की भी डिडक्शन होती है। उसकी इम्प्लीकेशन हम देखेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, नेशनल इंश्योरेंस टैक्स, ये एक बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज कैसे है, आपकी सैलरी से, एक तो आपकी सैलरी से टैक्स कट रहा होता है और एक आपसे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन कट रहा होता है। ठीक है, अब नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की तीन एग्जाम है, जो कि सैलरीड पर्सन पे अप्लाई होती है। एक उसमें क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी, फिर क्लास 1 ए एनआईसी है, फिर क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी है। इसमें एक नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होती है, और बाकी दो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ती है। अच्छा, ये तो हमने कर ली, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कर ली। उसके बाद हमारे पास आती है क्लास 2 और क्लास 4 नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ये अप्लाई होती है सोल प्रोप्राइटर पे, या सोल ट्रेडर, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी आप कह लें। जो बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके प्रॉफिट की बेस पर अगर उसका प्रॉफिट एक सर्टेन लेवल से एक्सीड कर जाता है, तो उसको क्लास 2 और क्लास 4 नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे करनी होती है। कितनी पे करनी होती है, कैसे अप्लाई होती है, उसका क्या स्लैब्स हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे हम देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स। कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास उसके पास कोई कैपिटल एसेट्स है, उसके पास कोई घर है, कोई पेंटिंग है, कोई एंटीक ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है, कोई रेस कोर्स है उसके पास, या कोई यॉट है, कोई शिप है, यू नेम इट। अगर वो बेचता है और उस पे उसको प्रॉफिट होता है, तो भाईजान उस पे कैपिटल गेन्स अप्लाई होते हैं। वो आप बेचोगे, जो आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। तकरीबन 10 और 20% दो स्लैब्स हैं, वो अप्लाई होते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं। इसमें फिर रिलीफ्स भी आपके पास अवेलेबल है। रिलीफ हमारे पास आ जाता है एक, अगर आप घर बेचते हैं उसके लिए एक रिलीफ है, प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ है। अगर आप आपकी कोई बिजनेस एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है, तबाह हो गया है, जल गया है, उसकी जगह आप नया रिप्लेसमेंट एसेट लाते हैं, तो उसका अलहदा से रिलीफ है। अगर आप एक सोल ट्रेड बिजनेस को कन्वर्ट कर रहे हैं इन अ लिमिटेड कंपनी, उसका अलहदा से एक रिलीफ है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कैपिटल गेन टैक्स में और डिटेल में कवर करेंगे। और ये सारी चीजें जितने भी हमने सेगमेंट्स पढ़े, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगी। इन सब की हम पहले स्टडी करेंगे, इनके रूल समझेंगे, लॉ क्या कहता है उसके बारे में, एचएमआरसी की क्या गाइडलाइन है, उसको हम पहले सीखेंगे। उसके ऊपर हम एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको वो टैक्स कैलकुलेट करना, उसके ऊपर हम मैन्युअली खुद ही भी करेंगे अपनी एक्सेल शीट पर। उसके बाद हम उसे
अपने सॉफ्टवेयर पे भी लेकर जाएंगे और देखेंगे कि भाईजान जो HMRC के अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि HMRC की मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर्स है, हम उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है क्या हमने सही कैलकुलेट किया भी है या नहीं। हम इंशाल्लाह मैनुअल टैक्स रिटर्न की सर जमा होती है वो भी देखेंगे और सॉफ्टवेयर के थ्रू की सर जमा होती है ये भी देखेंगे। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें पर्सनल टैक्स के रिलेटेड है। अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं हमारा पर्सनल टैक्स जो है ना, ऐसे कह ले कि हमारे कोर्स का 40-45% टाइम सिर्फ पर्सनल टैक्स कंज्यूम करते हैं। अब आप कहेंगे इसमें इतना ऐसा खास क्या है? खास बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और सेकेंडली, दिस इज द बेस फॉर योर कंपनीज अकाउंट्स, कंपनीज कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर आपने सोल प्रोप्राइटर के टैक्सेस अच्छे से नहीं देखे, उसमें जो रूल्स है, कैपिटल अलाउंसेस अगर आपने यहाँ पे अच्छे से नहीं सीखे, कंपनीज में वो सारी चीजें उसी तरह ही ऑलमोस्ट अप्लाई होगी। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आपने पर्सनल टैक्सेस अच्छे से देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, कंपनीज का कॉर्पोरेशन टैक्स 60% आप 60-70% आप कवर कर लिए, आप ये अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया पर्सनल टैक्सेस। हम अब आ जाते हैं कंपनीज की तरफ। कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स में हम क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज होती है और टैक्स अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज होती है? एक कंपनी कहती है कि भाईजान मैं हर साल अपने कंपनी के अकाउंट्स बनाऊंगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। बिल्कुल ठीक है, एक नहीं 10 बार बना, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या आप पर जो टैक्सेस लगेंगे वो आपके अकाउंटिंग पीरियड के मुताबिक तो लगेंगे, लेकिन उसके अंदर कितने टैक्स ईयर इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनीज का अकाउंटिंग पीरियड HMRC के टैक्स अकाउंटिंग पीरियड के साथ एग्जैक्ट मैच हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस तरह हमारे पाकिस्तान में जो हमारा टैक्स ईयर चलता है वो चलता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। अब यूके में टैक्स ईयर कैसे चलता है? वो चलता है 6 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक। अजीब सा है लेकिन है ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा टैक्स ईयर चल रहा है वो अल्लाह आपको भला करे 23-24 चल रहा है। 23-24 के मुराद क्या है? ये मतलब हम जो टैक्स ईयर कवर करें 23-24 का, क्योंकि अभी राइट नाउ दिस पॉइंट एट टाइम पे मतलब जनवरी तक, इस मतलब जनवरी 2025 तक जो टैक्स एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगी वो टैक्स ईयर 23-24 की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक, ये टैक्स ईयर। क्योंकि अभी अगर हम टैक्स रिटर्न्स कर रहे हैं या कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं वो ज्यादातर इस पीरियड में इन्वॉल्व हो रहा है। पर्सनल टैक्स रिटर्न्स तो ऑलमोस्ट 100% सारी इसी पीरियड की हैं अभी राइट नाउ 31 जनवरी तक यही चलेंगी। और उसके अलावा कंपनीज भी जो अभी अकाउंट्स बना रही है वो अभी तक अप्रैल से ऑनवर्ड के अकाउंट्स हमने अभी तक प्रिपेयर नहीं किए, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न हमने प्रिपेयर नहीं की। तो अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो मोस्ट सुटेबल टैक्स ईयर है वो 23-24 सबसे लेटेस्ट की है, क्योंकि नेक्स्ट 25 जो है ना वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कब पूरा होगा? हो जाएगा जब 5 अप्रैल 2025 आएगा, फिर 2000 टैक्स ईयर 24-25 कंप्लीट होगा। अभी 23-24 टैक्स ईयर कंप्लीट हो चुके हैं जो कि स्टार्ट हुआ 5 अप्रैल 2023 से, सॉरी 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024। तो ये हम देखेंगे कंपनीज के लिए। अच्छा, फिर हम अच्छा इसमें अगर मैं आपको सादा जुबान में समझाऊं ना, देखें इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी। हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के अकाउंट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, उन कंपनीज अकाउंट की बेसिस पर हमारा प्रॉफिट, जाहिर बात हमें पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, और उस प्रॉफिट पर कॉर्पोरेशन टैक्स अप्लाई कैसे होता है। ये सारी चीजें तो हम करेंगे मैनुअली अपने साथ एक्सेल शीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यही चीज हम पर सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे। क्या अगर हमारा सॉफ्टवेयर पे हमने अकाउंट्स बनाए हैं और उसी अकाउंट्स के बेसिस पे हम कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बनाएंगे सॉफ्टवेयर पे कि भैया वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम दोनों एक चीज कर रहे होंगे, ये गारंटेड है आपको। तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये सारी चीजें करेंगे। अच्छा, हम ये भी देखेंगे अगर हमारी कंपनीज के जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट है। लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है? अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 महीने का होता है, लेकिन अगर आपने अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज कर दिया और आपका अकाउंटिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स का है,
तो फिर आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न कैसे बनेगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न 12 महीने से ज्यादा की बन ही नहीं सकती है। तो अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो कॉर्पोरेशन टैक्स तो नहीं बनेगी। फिर कैसे बनेगी? फिर आपकी दो कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बनेगी 1 साल के लिए। वो कैसे बनती है, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसकी टैक्स एप्लीकेशन है, फिर उसमें आपका टैक्स कैसे बनता है देखेंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम ये भी देखेंगे अगर किसी कंपनी को इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, किसी कंपनी को अगर डिविडेंड इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ट्रेडिंग इनकम आ रही है, कैपिटल लॉसेस, ये सारी चीजें जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ी हैं वो हम कंपनी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। कोई कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, उसकी शेयर होल्डर बन सकती है। मैं बहुत सारी कंपनीज आपको दिखा दूंगा जो दूसरी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर होती है, ठीक है। तो भाई उनको डिविडेंड्स आते हैं, तो उनके डिविडेंड्स की क्या टैक्स एप्लीकेशन होती है। कैपिटल लॉसेज जो आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए पढ़े हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन, कंपनीज में वो कैसे चलती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ट्रेडिंग लॉसेज, अच्छा अभी हमने सोल ट्रेडर में तो देख लिया, अगर हमें लॉस हो जाए इंडिविजुअल टैक्सेस में, पर्सनल टैक्सेस में, अगर एक बंदा सोल ट्रेडर है या सोल प्रोप्राइटर है, उसको लॉस हो जाए तो उसको कोई रिलीफ मिलते हैं, 6 किस्म के मैंने आपको बताए हैं कि टैक्स लॉस रिलीफ मिलते हैं। कंपनीज को अगर लॉस हो जाए तो फिर क्या हमारे पास कोई रिलीफ अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल, लेकिन सिर्फ 2, ज्यादा नहीं। कंपनीज को ज्यादा फ्री नहीं रखा हुआ इन्होंने। अच्छा, अगर कंपनीज की कोई फॉरेन इनकम आ रही है उसकी क्या ट्रीटमेंट है, वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पर। अब हमने कैपिटल गेन टैक्स पढ़ा इंडिविजुअल में, कंपनीज भी तो अपना कोई एसेट बेच सकती है ना, कंपनीज की भी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो बेच सकती है, उसपे उसको कैपिटल गेन हो सकता है। तो कंपनीज के पर्सपेक्टिव से कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और वो हमारी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न का पार्ट कैसे बनता है और उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टैक्स रिलीफ, अगर एक कंपनी है और वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, और उस पर जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्री में तो नहीं होती है, अच्छे खासे पैसे कंपनीज उस पर बर्बाद करती हैं। तो अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ को मिलता है। एक नहीं, 2 रिलीफ होते हैं, दोनों में से जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे वो आप ले लेते हैं। क्या रिलीफ्स हैं? एक हमें इनहेंस्ड रिलीफ मिलता है और एक हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है। जो सा आपको लगता है कि ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम दोनों सिनेरियोज देखेंगे और ये भी अच्छा खासा यूज होगा आपका। कंसोर्शियम, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चले हम इसको भी देख लेंगे। ओवरसीज एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, अब इसमें हम ये देखेंगे अगर हमारी यूके की कंपनी है, उसकी कोई ओवरसीज ब्रांच है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी हमारी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न में। या हमारी कोई ओवरसीज एसोसिएट कंपनी है, उसको हम कैसे अपनी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न में शो करवाएंगे, तो ये सारी डिटेल्स हम उसमें ये भी देखेंगे। एंड जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में समझाया कि हम एक अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, उस अकाउंट्स के बेस पे हम कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न मैन्युअली भी बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं इंशाल्लाह बनाएंगे, और उसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी लेके चलेंगे। तो हम मैन्युअली भी करेंगे और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी लेके चलेंगे, ताकि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर वाला क्लाइंट है तो आपको उसकी भी नो हाउ हो, और अगर मैन्युअली करने वाला है तो वो भी आप आता हो। यार इतना बोलते हुए वरना थक जाता है यार। अच्छा, अरे है, सबसे शहजादा टॉपिक ये वैल्यू एडेड टैक्स, इससे पहले चाय हो जाए। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स क्या चीज है? अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान में आजकल इसका बड़ा दौर है सेल्स टैक्स का, तो वजन यूके में भी है ये चीज जिसे हम बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब अगर आप इस तरह कैफेज या रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, आपके पास बिल आता है वजन, उसके ऊपर जीएसटी लगा होता है। आई डोंट नो पाकिस्तान में 70% है, कितने परसेंट है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। यूके में 20% है। तो ये जीएसटी, जो यूके का जीएसटी जिसको यूके में वैट बोलते हैं या वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, ये क्या चीज है हम इसको देखेंगे।
सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई आपके पास कितने तरह के वैट सप्लाईज होती है। अब सर मैंने आपको कहा ना वैट 20% है, तो सिर्फ 20% वैट नहीं है, 20% भी है, जीरो रेटेड सप्लाईज भी आती हैं इसमें, एग्जाम सप्लाईज भी आती हैं, रिड्यूस रेट सप्लाईज भी आती हैं, और नो वैट सप्लाईज भी आती हैं। तो 5-6 डिफरेंट तरह की वैट की कैटेगरीज है, वो सारी हम देखेंगे भजन। जीरो रेट में किस तरह की चीजें आती हैं, स्टैंडर्ड रेटेड में किस तरह की आती हैं, एग्जाम में कौन सी चीजें आती हैं, रिड्यूस रेट में कौन सी चीजें आती हैं, और नो वैट वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे वैट अप्लाई ही नहीं होता। ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसके कंपटीशन देखेंगे। कंपटीशन कैसे करेंगे, ये यहाँ पे तो हमने बड़े शौक से लिखी कि बेसिक कंपटीशन ब्रीफिंग। सादा जुबान में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई वैट रिटर्न होती क्या चीज है, ठीक है, वैट रिटर्न बनती कैसे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम देखेंगे। पहले मैं आपको सादा जुबान में समझाऊंगा कि भैया वैट का असल में कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको HMRC के तरीके से वैट रिटर्न बताऊंगा कि भाई आपने सीख तो ली कि वैट रिटर्न है क्या चीज, लेकिन HMRC जो यूके की गवर्नमेंट है वो आपसे किस तरह मांगती है कि भाई मुझे वैट रिटर्न आप किस तरह बना के दोगे। उसके अपने बॉक्सेस होते हैं, उसमें अपने रेलेवेंट वैल्यूज लिखनी होती है। तो हम पहले स्टडी करेंगे भाई HMRC को कौन से बॉक्स में, मतलब 9 बॉक्सेस होते हैं, हर एक बॉक्स में अपने वैल्यू लिखनी होती है। सेल्स के ऊपर कितना वीटी आपने चार्ज किया, परचेजेस के ऊपर कितना वैट चार्ज किया, नेट वैट कितना आ रहा है, फिर उसके बाद आपकी नेट सेल्स कितनी आ रही थी, नेट परचेजेस कितनी आ रही थी। तो ये सारी हम पहले उसकी कंप्यूटेशन आपको मैं समझाऊंगा, और उसके बाद उस पर हम इंशाल्लाह 2-3 एग्जांपल, या डिपेंड करता है कि जब तक आप लोग समझ नहीं आती है, और तो इंशाल्लाह 2-3 एग्जांपल्स में ही आप लोग क्लियर हो जाओगे। हम प्रॉपर एग्जांपल करेंगे, रियल डेटा से एग्जांपल करेंगे। हम उसको मैनुअल टैक्स रिटर्न भी बनाए, सॉरी वैट रिटर्न भी बनाएंगे, और इसको हम सॉफ्टवेयर पे भी देखेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर में जो सारा जीरो या कोई बुक का सॉफ्टवेयर है उसमें वैट रिटर्न कैसे बनती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इधर देखेंगे। एग्जेम्पशंस कौन कौन सी है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे इसमें। रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, ये बड़े मजे का। 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक फ्यूचर टेस्ट होता है, एक हिस्टोरिक टेस्ट होता है, और एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होती है। इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे कि भाई क्या क्या कंडीशंस है और हम पे कौन सा अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम आउटपुट वैट और इनपुट वैट को डिटेल में टैक्स डिस्कस करेंगे। अब आउटपुट वैट अप्लाई होता है हमारी सेल्स पर, इनपुट वैट अप्लाई होता है हमारी परचेजेस पर। मतलब ये आउटपुट वैट जो होता है, जितना ज्यादा हमारा आउटपुट वैट होगा उतनी अमाउंट हमने गवर्नमेंट को पे करनी होती है, और जितना ज्यादा हमारा इनपुट वैट होगा तो उतनी अमाउंट हमें HMRC से क्लेम बैक लेनी होती है, हमें रिफंड आता है। और वाकई रिफंड आता है, क्योंकि पाकिस्तान में रिफंड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यूके में रिफंड आता है। और मैंने अपनी जिंदगी अगर कोई सबसे बड़े रिफंड देखे हुए हैं ना, तो मैंने 1.4 मिलियन पाउंड्स का रिफंड देखा हुआ। लेकिन खैर उस कंपनी वो जो है ना, वो उस क्वार्टर जो वैट भी पे कर, वो 7-8 लाख पाउंड वैट की वजह थी। तो हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, छोटे मोटे 100-200 पाउंड से लेकर 300-400-500 के 100,000 के भी देखे हुए क्लाइंट्स। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे। वैट की कितनी स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है, फ्लैट रेट स्कीम है, क्रूज बेसिस है, कैश बेसिस है, मार्जिनल स्कीम है, पार्शियली एग्जेम्प्ट स्कीम है। जितनी भी स्कीम्स है इंशाल्लाह इसको हम तसल्ली से, टर्म्स एक हमारे पास आती है स्कीम, ये सारी हम देखेंगे तसल्ली से। अगर आप वैट से डी रजिस्टर हो जाते हो या होना चाहते हो, उसकी क्या कंडीशंस है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या चीजें आपने देखनी होंगी। अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपको वैट से डी रजिस्टर हो सकते हो, ठीक है। ये पार्शियल एग्जाम बिजनेसेस, ये हमारे पास एक वैट स्कीम है, ये भी हम देखेंगे। VAT सरचार्ज हम देखेंगे। यूके में पेनल्टीज का बड़ा दौर दौरा होता है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। चाहे वो पर्सनल टैक्सेस में बात आ जाए, चाहे वो कंपनीज के टैक्सेस पे बात आ जाए, चाहे वो VAT पे बात आ जाए। आप अब अगर मैं आपको पर्सनल टैक्स रिटर्न की बात बताऊं, 31 जनवरी डेडलाइन, ठीक। आप अगर 1 मिनट भी लेट हुए ना 31 जनवरी से, तो आपको सीधा सीधा 100 पाउंड की पेनल्टी पड़ जाए। बेशक आपका टैक्स जीरो हो,
कोई मसला नहीं। आपने डेडलाइन के 1 मिनट बाद भी टैक्स रिटर्न जमा करा दी ना, उस 1 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में 100 पाउंड की पेनल्टी आ चुकी है। इस सारे कंपनीज की मेरे ख्याल में अभी 150 पाउंड है, 150 पाउंड की डायरेक्ट पेनल्टी लग जाती है आपको। तो इस तरह अगर आप वैट रिटर्न अपने डेडलाइन में पे नहीं करते हो, जमा नहीं कराते हो, सबमिट नहीं करते हो, वजह आपको पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, आपको एक वार्निंग पीरियड दिया जाता है कि इस दौरान अगर आपने दोबारा गलती की तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसे हम सरचार्ज पीरियड कहते हैं। अच्छा, उस वार्निंग पीरियड में एक गलती की फिर कितनी लायबिलिटी होगी, दूसरी गलती की फिर कितनी होगी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस आपका होता है अगर एक बार आपने गलती कर दी। वैट पेनल्टीज तो आती ही आती हैं। अगर पेनल्टीज आपने पे नहीं की तो उस पेनल्टीज के ऊपर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। तो सोने पे सुहागा हो जाता है यहाँ पर। तो ये भी देखेंगे कि भाईजान इसका क्या सीन होता है। अच्छा, अगर आपकी वैट रिटर्न में कोई एरर आ जाता है और आपने वैट रिटर्न सबमिट कर दी, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे जी, सिंपल है, आसान सा हिसाब किताब है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना वैट रिटर्न अमेंड करने की जरूरत है। सिंपल से नेक्स्ट टैक्स रिटर्न में वो शो करा दे कि भैया पिछली टैक्स रिटर्न में मैंने ऐसे किया था, इसको ऐसे होना चाहिए। लेट क्लेम्स में आप सबमिट कर देते। वैट एप्लीकेशन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हम देखेंगे इंशाल्लाह कि अगर आप बायर्स कोई चीज बेचते हो आउटसाइड यूके या आउटसाइड यूके से कोई चीजें परचेज करते हो तो उस पे आपकी वैट की इम्प्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, ये हम डिटेल में देखेंगे। एंड देन ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी टास्क आपके होते हैं वैट के रिलेटेड, वो भी हम तसल्ली से देखेंगे। लास्ट हमारे पास हमारा जो सेगमेंट चलेगा तो वो हमारा कंपनी सेक्रेटरियल होगा। अब सब कंपनी सेक्रेटरियल में हम क्या चीजें देखेंगे? हम उसमें देखेंगे कंपनी यूके में कंपनी कैसे बनती है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहाँ से बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। वैट के रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, वैट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है और होती कैसे है। पेई रजिस्ट्रेशन, ये पेरोल की रजिस्ट्रेशन। पेई स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न, ये आपकी सैलरी से जो टैक्स कटता है उसके लिए किस तरह आप रजिस्टर करते हो अपनी कंपनी को या अपने सोल ट्रेड बिजनेस को, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो चीज हम देखेंगे। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, सर पाकिस्तान में हम एनटीएन बनाते हो, यूके में किस तरह बनता है, ये चीजें हम देखेंगे। कंपनी अकाउंट्स किस तरह सबमिट होते हैं, फिर कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट होती है, फिर गवर्नमेंट गेटवे आईडी क्या चीज होती है और एचएमआरसी एजेंट गेटवे आईडी क्या चीज होती है। इसकी मैं आपको अगर साथ एग्जांपल दे दूं तो गवर्नमेंट गेटवे आईडी जो होती है ना, ये होती है एक इंडिविजुअल की। फॉर एग्जांपल एफबीआर में मेरा अपना एक पोर्टल है, आरएस का जो अपना एक पोर्टल होता है जहाँ से हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये है मेरा एजेंट पोर्टल। और उसके बाद एचएमआरसी एजेंट पोर्टल क्या होता है? फिरोज साहब काइंडली अपना माइक कर दो। एचएमआरसी एजेंट पोर्टल क्या चीज होती है? एजेंट पोर्टल प्यारे भाई और बहनों ऐसा होता है कि लेट्स से मैं एक अकाउंटेंट हूँ यूके में, ठीक है, मेरी एक फर्म है और मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। जाहिर बात फर्म के पास अपने क्लाइंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को एचएमआरसी के पास रजिस्टर करा करते हैं कि भाई ये मेरा क्लाइंट है और मैं इसका एजेंट बन गया। ठीक है, तो अब जब मैं अपने क्लाइंट का एजेंट बन जाऊंगा तो इसका मुझे क्या फायदा होगा? फायदा मुझे ये होगा कि मैं एचएमआरसी के जितने भी टैक्स मैटर्स होंगे वो मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर मैं एचएमआरसी से खुद ही डिस्कस कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा अपना एक पोर्टल होता है, ठीक हो गया, एक मेरा एचएमआरसी के साथ अपना एक अकाउंट होगा एज अकाउंटेंट। और मेरा जो भी नया क्लाइंट आएगा उसमें मैं उस क्लाइंट को रजिस्टर करूंगा अपने पास। एचएमआरसी क्या करेगा, वो एक कोड भेजेगा, एक ऑथेंटिकेशन कोड होगा, अब आपके क्लाइंट को भेजेगा ताकि वेरीफाई करने के लिए कि हाँ वाकई आप इस फर्म के या इस अकाउंटेंट के को अपना एजेंट बनाना चाहते हो। तो वो जो कोड होता है वो आप मुझे फिर भेजते हो अपने अकाउंटेंट को, कहते हो कि यार ये मेरे पास ऑथराइजेशन कोड आई है। अब मेरे पास वो रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग में होती है, जब वो कोड मैं एंटर करता हूँ तो फिर मैं एज एन एजेंट अपॉइंट हो जाता हूँ और फिर मेरा कोई भी
अगर मेरे क्लाइंट का कोई भी टैक्स मैटर होगा HMRC से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल टैक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो कंपनीज के रिलेटेड हो, चाहे वो वैट के रिलेटेड हो, चाहे वो पेरोल के रिलेटेड हो, वो मैं HMRC से खुद ही डिस्कस कर सकता हूँ और मैं अपने क्लाइंट का डेटा, लाइबिलिटीज, नोटिसेज, ये सारी चीजें खुद ही एक्सेस कर सकता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये हमारा पूरा कोर्स होगा इंशाल्लाह। इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे और आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्लास में रहें, क्वेश्चंस लाजमी पूछें ड्यूरिंग द क्लास। अभी भी इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, लेकिन क्लास के दौरान आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप बिल्कुल पूछे। आपके माइंड में कुछ सिनेरियोज होते हैं, प्लीज लाजमी शेयर किया करें। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि हम वो चीज़ आपको लगता है उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हम जैसे वो चीज़ नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस पे भी हम थोड़ा सी डिस्कशन करें, तो आप मेरे साथ लाजमी वो चीज़ डिस्कस करें। इंशाल्लाह उन सब चीज़ों को एंटरटेन किया जाएगा। ठीक हो गया? नाउ इट्स योर टर्न गाइस। आप लोगों ने प्लीज रिलैक्स होके तसल्ली से रेज हैंड का ऑप्शन यूज करना है। मल्टीपल रेज हैंड्स होंगे, मैं आपका नाम कॉल करूंगा, आप लोगों ने अपना माइक अनम्यूट करना है, अपना क्वेश्चन पूछना है। जब आपको तसल्ली हो जाए, आप अपना रेज हैंड नीचे करके माइक म्यूट करो। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो प्लीज आप अपने आंसर क्वेश्चंस अपने पास नोट कर लें एंड आप अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पहले हमारे साथ है राना आसिफ। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी राना साहब, फरमाएं, आपका क्या क्वेश्चन? हेलो। अच्छा, राणा साहब खफा हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं हमसे। अच्छा, ये हमारे साथ एक और रेज हैंड है HP के नेम से। काइंडली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, नाम जी और सर। नाम। सर बिलाल नाम है मेरा। जी सर। कैसे सर बिलाल सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। पहले ये बताएं सर, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बताएं। सर मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ जबरदस्त। और अभी इस वक्त मैं टैक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, हाई कोर्ट की अपील्स वगैरह, एग्जामिशन, रिफंड्स वगैरह, मतलब एक प्रॉपर कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ मैं। बेहतरीन, आप ये गुड है। कहाँ से सर कर रहे जी सर। हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ पर होते हैं आप? सर जी मैं इधर कराची में होता हूँ। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, जबरदस्त जी, फरमाएं सर, क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये है कि यूके में जिस तरह से हम यहाँ पे पाकिस्तानी टैक्स का काम करते हैं एज टैक्स एजेंट, तो वहाँ पे टैक्स एजेंट बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है? क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? जैसे कि यूएस के लिए ये और CPA रिक्वायर्ड होता है, इसका यूके के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, इसकी HMRC की गाइडलाइन जरूर है। ठीक है। आपने मास्टर्स डिग्री की हो, अब अगर जिस तरह अगर आप अपनी बात करें तो भाई आपको तो कोई मसला नहीं होना, लेकिन जारी बात है आपको वहाँ पे एज अ प्रैक्टिसिंग आप अपनी फर्म बना सकते हो, HMRC के साथ खुद को रजिस्टर कर सकते हो। इसकी अपनी थोड़ी सी क्या कहते हैं लवाजमात होती हैं, वो आपने पूरी करनी होती है। स्पेशली आजकल जो नया रोल है बीच में बनाया हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप एलिजिबल हो, आप वो कंडक्ट अगर कर सकते हो तो आपको इजीली लाइसेंस, लाइसेंस तो खैर नहीं कह सकता आपको, मतलब आपको एज एजेंट पोर्टल मिल जाता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, और अगर मैं आपसे सच कहूँ तो आपके लिए एजेंट अगर आप खुद को बनाना चाहते हो यूके में, तो इतनी सरदर्दी लेने के लिए ना एटलीस्ट आपके पास 100-150 क्लाइंट हो, तब ये सरदर्दी ले, उससे पहले ना लो। ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ठीक है। अ, अगर आप इंडिविजुअल क्लाइंट्स की बात करते हैं ना, यूके का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप पाकिस्तान से बैठकर क्लाइंट की आईडी यूज करके नहीं कर सकते। चाहे वो पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे वो वैट रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे वो कंपनीज अकाउंट फाइलिंग हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे वो कंपनी बनाना, बंद करना, आग लगाना, जो आप चाहते हो ना, सब कुछ आप कर सकते हैं। ये हम पाकिस्तान में बैठ के कर रहे नहीं होते ना, कोई VPN यूज होता है, कुछ भी नहीं यूज करते। ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं है, जो अभी हमने ये सारी चीजें देखी, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप पाकिस्तान से बैठकर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हम पाकिस्तान से बैठ के ही कर रहे हो।
ठीक है। तो सर अगर इसमें हमारा ये टारगेट क्या होना चाहिए कि B2B होनी चाहिए या B2C होना चाहिए? सर देखिए, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अगर आप पूछे ना, हम्म, देखिए माशाल्लाह आप लोग सारे समझदार बंदे हैं, तो मैं अभी आप लोग को एक सर्कल समझाता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे मैं आप लोग से बात क्या करना चाह रहा हम्म, हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं क्लाइंट पकड़ूं अपने लिए बुक कीपिंग के लिए, ठीक है। बुक okay, कीपिंग के लिए मैं अगर क्लाइंट पकड़ूंगा तो उससे मुझे क्या क्या सर्विसेज मैं उससे करवा सकूं। अगर एक बंदा मुझसे मंथली अपनी बुक कीपिंग करवाता है, ठीक है, अपने बिजनेस की, चाहे वो सोल ट्रेडर है या वो कंपनी, हर महीने बुक कीपिंग करा रहा है या वीकली बुक कीपिंग आप उसकी कर रहे हो, तो जैसे ही वो उसके 3 महीने पूरे होंगे तो भाईजान उसने वैट रिटर्न जमा करानी है, ठीक है। अब वैट रिटर्न सबसे बेहतर तरीके से आप जानते हो क्योंकि आप उसके अकाउंट्स देख रहे हो, उसके बुक कीपिंग कर रहे हो, तो आपको उसकी वीटी का सबसे ज्यादा बेहतर आइडिया होगा, ट्रू पिक्चर आपके सामने होगी। तो एक बंदा जो आपसे वीटी करवा सॉरी बुक कीपिंग करा रहा है ना, आपसे कहेगा भाईजान यार ये वीटी भी जरा बना के दे दो, ठीक है। आप कहोगे जी हम तो बैठे ही इसीलिए, ठीक है, आपने वीटी बना दी है। अब आप उसकी मंथली बुक कीपिंग कर रहे हो, अब उसका भी उसे चार्ज करोगे। जब आप उसकी वीटी फाइल करोगे, उसके आप उससे थोड़े से एडिशनल चार्जेस लोगे, चलो ज्यादा ना सही, कोई 150 पाउंड एक्स्ट्रा बंदा ले ले उस महीने, क्योंकि मैंने आपकी वीटी रिटर्न फाइल की है। अच्छा, अब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो मतलब साल में 4 दफा आप उसकी वीटी भी फाइल करोगे। अब जब एक बंदे के सारा साल आपने बुक कीपिंग की, उसके बाद रिटर्न फाइल कर ली, साल बाद उसने अपने अकाउंट जमा कराने। अब एक बंदा जैसे आप हैं, जिसने पूरा साल उसकी बुक कीपिंग की है और उसकी पूरा साल वीडियो रिटर्न फाइल की है, तो भाई आपसे ज्यादा उसकी कंपनी को कोई भी नहीं जानता होगा, इवन वो खुद भी नहीं जानता होगा, तो वो अकाउंट्स भी आपसे करवाएगा, जाहिर बात है। और जब वो अकाउंट्स आपसे जमा करवाएगा कंपनीज हाउस में, तो कर करा के एक टैक्स रिटर्न बचती है, तो आपसे कहेगा यार एक कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी तुम कर दो, क्योंकि अकाउंट्स फाइलिंग और कॉर्पोरेशन टैक्स बहन भाई है। अगर एक बंदा आपसे अपने कंपनी अकाउंट्स प्रिपेयर करवा रहा है ना और सबमिट करवा रहा है, तो आपसे कॉर्पोरेशन टैक्स भी आपसे ही कराएगा, ठीक है। ऐसा शायद ही कभी किसी ने इस तरह हरकत की हो कि अकाउंट किसी एक से बनाए और कॉर्पोरेशन टैक्स किसी और से बनाए, ऐसा मतलब बेवकूफाना चीज, ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं होता। ओके सर। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स, और सबर करे, स्टोरी नहीं खत्म हुई सर, इधर अभी एक चीज तो रहती है ना, एक और चूना भी तो लगाना है ना, सबर करे ना। जी जी। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स भी हो गए, कॉर्पोरेशन टैक्स भी हो गई है, उसके आप अलग से फी चार्ज करोगे, जारी बात है, मुफ्त में तो नहीं होता ना, तो कीपिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड करें और अकाउंट्स एक डिफरेंट चीज है। अच्छा, जब ये सारी चीजें आपने कर दी, बुक कीपिंग भी कर दी पूरे साल, वीडियो रिटर्न भी पूरे साल जमा करा दी, साल के आखिर में कंपनी अकाउंट्स भी बना दिए, सबमिट कर दिए, कॉर्पोरेशन टैक्स भी बना के सबमिट कर दी, कर करा के वो कहेगा यार मैं इस कंपनी का तो डायरेक्टर हूँ और शेयर होल्डर भी हूँ, यार ये मेरी पर्सनल टैक्स रिटर्न भी तुम ही बना दो। तो कर करा के नहीं, जो क्या कहते हैं ना, सारा का सारा जमा करके खुद ही खा जाओगे आप उसको। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से यही कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कर करके एक बंदा आपसे आए आपका क्लाइंट है और कहे यार मैंने सिर्फ पर्सनल टैक्स रिटर्न करानी है, और आपको नहीं नहीं बुक कीपिंग मुझसे कराओगे तो तभी मैं कर, ऐसा नहीं है। फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप बुक कीपिंग के लिए क्लाइंट पकड़े, क्योंकि वो एक ऑन गोइंग इनकम होती है आपकी, मंथली आप उससे चार्ज कर रहे होते हो। तो और बुक कीपिंग का फायदा ये होता है कि आगे जो इतनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको गिनवाई है, तो आप ये सारे बेनिफिट्स उससे ले सकते हो। ठीक है बिलाल साहब। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस चीज के लिए हम प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करें? ये जिस तरह अपवर्क वगैरह यूज होता है, बार्क वगैरह यूज होता है? सर इंटरनेट में ऐसे, यार यार मुझे इस चीज में इतनी सा खांसी आती है ना। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस में ही था, पिछले ऑफिस में था हमारे साथ, जी। वो यूके की एक फर्म के साथ अभी डायरेक्ट जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, 14 पाउंड पर आवर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह कक्षा नहीं, 7-8 लाख रुपए ऊपर, खैर वो ही इज जीनियस, इतना भी कह सकते। लेकिन माशाल्लाह उस बंदे की लक इतनी अच्छी है कि उसको क्लाइंट पता है कहाँ से मिला है, गेस करो कहाँ से मिला होगा, यूके का वो फर्म, इंस्टाग्राम से। लिटरली इंस्टाग्राम पे एक बंदे के साथ उसकी बात हुई थी और गपशप लगी, और जनाब वो आज उसके एम्प्लॉई है, पाकिस्तान से बैठकर उसके लिए यूके में काम कर रहा है। तो अपवर्क, लिंक्डइन पे बहुत इजीली आप क्लाइंट अपने लिए ढूंढ सकते हो।
अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांस हो गया ऐप। उसके अलावा अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपने पीपल पर आर पे आईडी बना ली, तो वहां से आप बहुत इजीली क्लाइंट पकड़ सकते, क्योंकि पीपल पर आर जो है ना, वो इंटायरली यूके के लिए, तो वहां पे आपको रेलेवेंट क्लाइंट बहुत मिलेंगे। लेकिन ये पीपल पर आर पे आईडी बनाना जो है ना, वो इतने इजीली अप्रूव करते ही नहीं है आप। तो अगर वो कहीं से आप लोगों ने जुगाड़ लगा लिया ना, दैट वुड बी नाइस, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, ओके सर, क्लियर है सर, थैंक यू सर। हाँ शुक्रिया। जी कमाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस ओरिएंटेशन। अच्छा, मैं एज अ लॉयर इधर लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी टैक्सेशन लॉ से कोई इतनी खास वाबस्तगी नहीं है, जी क्योंकि मैं डेली लाइफ में ये मैटर सारे डील करता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है सर, जिस तरह आपने बात की कि HMRC जो है रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह यहाँ पे FPR है, जी बिल्कुल। ठीक है। और जब हम पर्सनल टैक्स की बात कर रहे थे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में थे, मैंने नोट किए। उसमें एक चीज अब हम डिस्कस कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड टैक्सेशन की। तो हाँ मेरा एक कॉमन मैन के लिए सवाल है कि लेट सपोज जिस तरह आपने बताया कि जी 12,570 पाउंड है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। सेम एज इन पाकिस्तान, जब जब हम बात करते हैं कि जी यहाँ पे जो बंदा सैलरीड नहीं है, या यूके की अगर मैं बात करूँ तो जो लोग कैश इन हैंड काम करते हैं और लेट सपोज उनकी सैलरी 12,570 एक्सीड करती है, पाकिस्तान में इस तरह हो के कैश इन हैंड काम करते हो। जिस तरह सर, अगर हम एक लॉयर की बात करें जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए कोई इस तरह की खास इतनी बड़ी क्लाइंटेज नहीं होती कि जी वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करें जिससे उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रहे। इस तरह की चीजें वो तो कैश इन हैंड काम करते हैं ना यहाँ पे। मतलब हम्म किसी से लाख ले लिया, किसी से 50,000 ले लिया, इवन कभी हम्म, किसी से 10,000 भी ले लिया, तो वो बिल्कुल 10,000 की इस तरह ही है। तो मेरा जो बात करने का असल मकसद ये है, एक कॉमन आदमी के लिए, कि जो बंदा, चाहे वो लॉयर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे कोई भी हो, टीचर जो कैश इन हैंड काम करता है, तो इन लोगों के लिए अगर कोई कहता है कि जी मैंने फाइलर बनना है और उसके नाम पे अभी कोई एसेट्स नहीं है, बिल्कुल तो इस केस में एक बंदा कहता है मैं फाइलर बन जाऊं, मैं अपनी रिटर्न्स फाइल करूं, जिसका इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। जब आप बैंक्स में जाते हैं या कोई बिल्कुल वैट वगैरह पे करते हैं, वैट की अगर बात ना करूं तो कोई टैक्स वगैरह पे करना, और यहाँ पाकिस्तान में 16% टैक्स है जो कि अब कैश पे आपको ना कटता है। और अगर सही। आप थ्रू बैंक पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन मीन्स के आपको थ्रू करते हैं, तो 5% 5 है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। तो मेरा आपसे सर यही क्वेश्चन है कि जो कॉमन पर्सन है जो कि नॉन सैलरीड है, कैश इन हैंड काम करता है, उसके लिए फाइलर बनना, ये सारा प्रोग्रेस में लाना, यूके की हद तक कहाँ तक इसकी वैलिडिटी है, इसके लिए क्या सरप्लस हमें मिल सकता है? सर देखें, सबसे पहली बात जो है ये है ना, अगर आप एक सैलड क्लास नहीं, सैलड पर्सन नहीं हो, आप एक सोल ट्रेडर, हम इसको सोल ट्रेडर के जुमरे में लाते हैं, सोल प्रोप्राइटर के। अब देखिए, अब जाहिर बात है, अब यूके में ये चीज तो होती नहीं कि भी माँ बाप के घर बैठे और खा पी रहे हो। जाहिर बात है, हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, तो हर बंदा जी कुछ ना कुछ कर रहा होता है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है आप कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रहे होगे, बेशक आप स्क्रैप का ही काम क्यों ना कर रहे हो। तो हम्म। सही है, आप एज अ सोल ट्रेडर ट्रीट होते हो। ठीक है, इस तरह जी आपने जी लॉयर की बात की कि यार भाई, वो तो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो तो उसके तो क्लाइंट्स आते हैं, किसी के साथ 100 पे बात की कर ली, किसी के साथ लाख पे बात कर ली, किसी के साथ 50,000 पे बात कर ली। ठीक है, तो भैया आप क्लास होते हो सोल ट्रेडर वाली कैटेगरी। ठीक है, तो आप अपने सोल ट्रेडर वाली टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो। अब उसमें आप क्या करते हो कि पूरे टैक्स ईयर में आपकी जितनी इनकम आई होती है, वो आपकी इनकम होती है, जितने आपके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, क्योंकि आप लॉ प्रैक्टिस करें तो लॉ रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस भी तो होंगे ना। डेली ऑफिस आना जाना, कोर्ट आना जाना, क्लाइंट के साथ डीलिंग, क्लाइंट इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी तो, मतलब आप क्लाइंट आए खाली हाथ भी बैठेगा ना, कोई चाय पानी भी करोगे, मतलब ऐसे आपने ही है। स्टेशनरी कॉस्ट आपकी होगी, आपने कोई ना कोई छोटा मोटा ऑफिस लिया होगा, कोई रेंट शेंट आपका होगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस उससे लेस करा के आपके पास आखिर में एक प्रॉफिट फिगर बचेगी, और उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना होगा। अब अगर आप जिस तरह बात की, अगर आप कैश पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो
देखिए, दो नंबरी हर जगह होती है, लूप होल्स हर जगह होते हैं। अब कैश एक ऐसी चीज है कि जिसमें हेरा फेरी होती है और लोग करते भी हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो अच्छा खासा पकड़े भी जाते हैं आप। ठीक है, लेकिन यूके में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आजकल कोई 10 पाउंड की ट्रांजैक्शन भी कैश में नहीं करता, बैंक ट्रांसफर होता है। कैश मेजॉरिटी बिजनेसेस डील ही नहीं करते, आपका अकाउंट में ही सारा चल रहा होता है। चाहे आप कुछ भी कर, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, कैश पे सैलरीज, अव्वल आपकी कंपनी आपको कैश में सैलरी नहीं देगी। हाँ, अनलेस अनटिल आपके आपस में कोई सेटलमेंट है, वो एक अलग चीज है। देखिए, हेरा फेरी हर जगह हो सकती है, लेकिन सही ग्राउंड्स पे अगर आप बात करें तो सारा कुछ बैंक के थ्रू होता है। और मजे की बात ये है, अगर आपको लगता है कि आप, लेट्स से आप लॉयर है, सोल ट्रेडर है, ठीक है, और आपने पूरे साल में, हम कहते हैं कि आपने 60,000 पाउंड इनकम आपकी हुई थी, और आपने शो 40,000 पाउंड की है, ठीक है ना, और आप कहोगे यार एचएमआरसी को पता नहीं लग सकता। एचएमआरसी को बिल्कुल पता लग सकता है। कैसे? आपके नाम पर, कमाल साहब, आपके नाम पे यूके में जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे ना, उन सब की एक्सेस एचएमआरसी कर सकता है। वो देख सकता है कि भाई आपके बैंक में ये जो पैसे आ रहे हैं, और वो आपने अगर अपने टैक्स रिटर्न में शो नहीं, फॉर एग्जांपल आपने टैक्स रिटर्न में 60,000 इनकम शो की है, और आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जितने भी बैंक अकाउंट है आपके, उसमें आए हैं 80,000 पाउंड। एचएमआरसी आपसे पूछे कि भाई ये 20,000 आपने क्यों नहीं शो किए, या तो एक्सप्लेनेशन दो उसकी कि भाई ये क्या किसी से लोन लिया है या कोई, खैर आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी होगी। अगर ना दे पाए, आप सेटिस्फाई ना कर पाए, तो फिर आपको अच्छी खासी पेनल्टी चार्ज होती ठीक है। है। ठीक जी सर, थैंक यू। नो और इश्यूज। सर लास्टली आपने एक और चीज का जिक्र किया था कि आपने कहा था कि अगर हम पहली कोई प्रॉपर्टी लेते हैं यूके में तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, अगर सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पर 2% टैक्स है। जबकि मैंने मेजोरिटी ऑफ द रिसर्च जो मैंने की है उसमें मोस्टली ऑफ द जो लोग हैं वो लीज पे लेते हैं प्रॉपर्टीज, 10 साल की हो गई या 30 साल की हो गई। हाँ, तो इस लीज प्रॉपर्टी या मॉर्गेज प्रॉपर्टी या जो भी व्हाट्सोएवर है, आप बेहतर समझते हैं, तो उस पे भी टैक्स की इस तरह के कोई है लागू वगैरह? अब सर देखिए, यहाँ पे अब दो बातें करें ना। अगर मैं मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी लूं, तो वो जी एट द एंड वो प्रॉपर्टी मेरी बनेगी, ऐसा ही, जी जी। वो मेरे नाम होगी। ठीक है, हम्म। तो उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। अब लीज में दो तरह की होती है, जो कि अभी एज पर स्टैंडर्ड तो खैर खत्म हो चुकी है। एक फाइनेंस लीज होती है और एक ऑपरेटिंग लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होती, दैट एक्ट लाइक अ रेंट। जिस तरह आप एक घर में रह रहे हो और महीने का रेंट दे रहे हो, तो इसे आप हम्म। ऑपरेटिंग लीज बोलते हो। ठीक है, तो जी। इसमें तो ऑब्वियसली आपको जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, तो टैक्स कौन सा। ठीक है, हाँ, अगर हम फाइनेंस लीज की बात करते हैं, फाइनेंस लीज में क्या होता है, जैसे आपने 50 साल की फाइनेंस लीज ली थी, 50 साल बाद फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट ये होता था कि जैसे आपने 50 साल, चलो ज्यादा बता रहा हूँ, हमने 30-40 साल की फाइनेंस लीज ली है। ठीक है, अब फाइनेंस लीज का ये होता था कि जब वो 40 साल का टेन्योर गुजर जाता था, और आप हर महीने उस फाइनेंस लीज की पेमेंट कर रहे हो, तो जब वो मेच्योर हो जाती थी आपकी लीज, तो लेट्स से अगर हम कहते हैं वो 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है ना, तो वो आपसे कहते थे कि आप ऐसे करो, 50 या 60 हजार पाउंड एक्स्ट्रा देके ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। ठीक है, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाती है। जी। या आप ऐसे करो, उसकी जो रेंटल वैल्यू की, लेट्स से आप कहते हो कि आज अगर वो प्रॉपर्टी आप किसी को किराए पे देते हो, तो 2,000 पाउंड पर मंथ उससे रेंट आएगा। ठीक है, तो फाइनेंस लीज हम्म। में क्या होता था कि आपको कहते थे अगर मार्केट में 2,000 रेंट है, आप 200 पाउंड दे दो पर महीने रेंट, और इसमें रहते रहो। फाइनेंस लीज जी। का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो फाइनेंस लीज को आप कैपिटलाइज करते थे, उसमें ओनरशिप आपको ट्रांसफर होती थी। तो अगर आप ओनरशिप खुद को ट्रांसफर करते, तो जाहिर बात है फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी, लैंड टैक्स भी पे करना होता। टेंशन ना ले, वो इसको हम इजीली डिटेल में सारी चीज देंगे। तो अब सिर्फ वो क्या कहता है ना, चेरी पिकिंग हम करें कि भाई हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो जब हम सर नो रेलेवेंट टॉपिक प्रॉब्लम, में बस ये मिल डाउन मैं जाएंगे ना, क्योंकि एक तो लॉयर हूँ तो इसलिए वो सवाल जेन में आते जाते हैं, निकलते आते हैं। तो रेलिवेंट जो चीज़ें नजर आई तो मैंने आपसे पूछना जरूर, मुनासिब समझा, और आपने बिल्कुल। बहुत बखूबी इसका जवाब दिया। थैंक यू सर। जजाकल्ला, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स ब्रदर। जजाकल्ला। जी अशरफ साहब। अशरफ, आपका रेज हैंड है, काइंडली अपना क्वेश्चन पूछिए।
ओके, अहमद वली। जी अशरफ साहब, आप पूछ ले क्वेश्चन जी पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। वो म्यूट था, मुझे पता नहीं चला, मैं बोल रहा था लेकिन वो म्यूट था। तो सर जी मेरा बीकॉम किया हुआ है मैंने। जी तो ये जी। है कि मेरे पास ना लड़का काम कर रहा है, तो वो कर रहा है यूके के साथ ना, उधर ऑनलाइन जो आजकल चल रहे हैं अमेजोन वगैरह पे। हम्म। तो उनकी टैक्स की रिटर्न करवानी पड़ती है कारपोरेशन पे। और जब भी मैंने सिंपल ये पूछना था कि आपका कोर्स करना है तो ठीक है, अगर ये कोर्स करके उधर भी कुछ पे करना पड़ता है, जिस तरह आप सॉफ्टवेयर का एक कह रहे थे, सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है या मैनुअल होता है या किस तरह होता है ये वाला? यार, अगर आप कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं ना, जी तो कारपोरेशन। आपके पास तीन ऑप्शंस मैं आपको बता सकता जी जी। हूँ, बल्कि चार बता दूंगा। हाँ। बाय पेपर भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे लीस्ट फेवरेट है और नहीं करता आजकल कोई, कि आप बाय पेपर टैक्स रिटर्न बनाए और एचएमआरसी को बाय पोस्ट भेजे। ठीक है, ये पुराने जमानों की बातें हैं, तो आजकल ये होता है बट नहीं होता एक किस्म का। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आपके पास जो आती है ना, जो हम अकाउंटेंट्स यूज करते हैं, हमने एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर परचेज किए होते हैं। ठीक है, केपीएम, आरएस, टैक्स फाइलर, टैक्स कैल, सेज, इस तरह के हमारे पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े इन एसेंस हम अकाउंटेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट डील करते हैं एक एट अ टाइम। ठीक है। हाँ, आप अगर अपने लिए अपनी जात तक बात करें, एक कंपनी तक की बात कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल के लिए भी सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन। सही, एक महीने के लिए ले लो, टैक्स रिटर्न फाइल करके डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक है। ठीक। या 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 आपका जो, आप देखो, जब आप कंपनी बनाते हो और एचएमआरसी के साथ एज अ कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए रजिस्टर होते हो, तो आपकी कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स पोर्टल बनता है एचएमआरसी के साथ। उसके थ्रू भी आप फाइल कर सकते हो, जिस तरह हमारा एफबीआई के साथ हमारा अकाउंट होता है ना अपना, ठीक आईआरएस पे। ठीक। इसी जी तरह जी। एचएमआरसी के साथ भी आपका पोर्टल होता है आपकी कंपनी का। जैसे ठीक। अशरफ लिमिटेड के नेम से आपकी कंपनी है, तो अशरफ लिमिटेड का कॉर्पोरेशन टैक्स का अकाउंट हो गया एचएमआरसी, तो वहां से भी कर सकते हैं। और ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे मिलते हैं जिस पे आप वन ऑफ सर्विस लेते हो, मतलब उनकी अपनी फी होती है 20, 30, 40 पाउंड या जितनी भी होती है, डिफरेंट फीसेस होती हैं। वन टाइम आप उनको यूज करो, वन टाइम आप उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स बनाओ और एचएमआरसी को फाइल कर दो, अगले साल के अगले साल देख जाएंगे। ये नहीं कि हर महीने सब्सक्रिप्शन पे करो। तो ये चार पांच तरीके हैं, जो आपको ज्यादा फेवरेबल लगता है तो आप वो तरीका फॉलो कर सकते ठीक है। मैंने बेसिकली यही था कि काम करने के लिए बाद में फिर दोबारा भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या बस ये एक बार ये होगी, लर्न हो गया तो बंदा कर सकता है काम? हैं। देखिए, मैं जिस तरह, अच्छा, अब मैं अगर जहां तक आपने ये बात की ना, देखिए हर बंदे का अपना एक सोचने का तरीका होता है ना। अगर मैं अपनी जात की बात करूँ ना, तो मैं कहता हूँ, अगर मेरे पास कम से कम 15 से 20 फिक्स क्लाइंट ना हो ना, फिक्स, रेगुलर, तो मैं कभी भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी कि मैं कोई सॉफ्टवेयर परचेज करूँ या कुछ करूँ। जी जी। हाँ, उससे ज्यादा हो जाए। देखो, आप सॉफ्टवेयर तब परचेज करते हैं जब आपको उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नजर आता है। अब मुझे लगता है कि 10-15 क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर लेना बेवकूफी है। सही। हाँ, 20, 25, 30 बढ़ते जाए, देन मैं सॉफ्टवेयर की तरफ सोचूंगा और लूंगा, ठीक। क्योंकि मेरा काम उससे क्विकली होगा, जल्दी होगा, रेडी होगा। ठीक है। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे होते हैं, अब हमारे पास अभी राइट नाउ हमारे पास जितने क्लाइंट्स हैं, टू बी एग्जैक्ट, अगर मैं ज्यादा गलत आपको ना बताऊं, अराउंड 950 प्लस क्लाइंट्स हैं डिफरेंट हमारे पास एज अ कंपनीज जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जाहिर बात है, मेरी अपनी नौकरी एम्प्लॉय हूँ, ऐसी बात नहीं कि सारे मेरे हैं। हाँ, सही। साइड हसल साइड भी मेरे पास रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जिनका चल रहा होता है, उनकी वैट रिटर्न भी मैं कर रहा होता हूँ, बुक कीपिंग भी कर रहा होता हूँ। वो मेरा एक पर्सनल साइड पे छोटा मोटा हिसाब किताब चल रहा होता है। हमारे हम 3 दोस्त हैं, तो हमारा अपना एक चल रहा होता है। ठीक है। ठीक। सर एक दो के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एक दो कंपनियों क्लाइंट को कर। क्लाइंट का सारा कुछ इस्तेमाल करोगे आप। सही। क्लाइंट का पोर्टल, फॉर एग्जांपल, आप मेरी टैक्स रिटर्न करते हैं ना पाकिस्तान में, आप मुझे कहेंगे वकास साहब जरा अपने आईआरएस का आईडी पासवर्ड मुझे भेजिए ताकि आपकी मैं रिटर्न कर दूं। ठीक। तो जो यूजर गेटवे आईडी कह रहे हैं वो वाला, जी 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 जी। गेटवे। उधर 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 भी हो जाता है सॉफ्टवेयर, उधर भी है सॉफ्टवेयर? तो ये जो मैं आपको बात करूं, क्लाइंट से आप उसके आईडी पासवर्ड मांगोगे, तो उस क्लाइंट का जो एचएमआरसी के साथ गेटवे आईडी होगी, अकाउंट होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। नो इशू सर, एनी टाइम। अहमद वलीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी, शुक्र है अल्लाह का। जी गुजरात से हूँ जी, और माशाल्लाह, 93 में बीकॉम किया था हैली कॉलेज से, जबरदस्त जबरदस्त जी सर। और अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह, किस चीज अभी का? जी हमारा सैनिटरी वेयर का शोरूम है, टाइल्स और सैनिटरी वेयर का। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, गुड। जी सर, फरमाइए, क्या तो, खिदमत करें? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अब मैंने बीकॉम किया हुआ है, तो उसका स्कोप क्या है मेरे लिए, जो कोर्स कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ। जी जी। देखिए सर, इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए माशाल्लाह, बीकॉम, अब ऐसा नहीं कि आप कोई अनपढ़ जाहिल तो है नहीं कि आपको सिंपल, अगर मैं कोई चीज समझाऊँ और वो आपको समझ नहीं, जाहिर बात है बीकॉम इटसेल्फ इज अ गुड एजुकेशन। अब आपने जिस टाइम के, उस वक्त तो अलग ही लेवल था, क्योंकि मुझे मेरे अपने कजन है, उन्होंने सिंपल बीकॉम किए हुए हैं, और वो मोल पेट्रोलियम में इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर है। तो माशाल्लाह। मतलब उस टाइम की बीकॉम और आजकल के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। तो राइट। सर, जहाँ तक बात है ना, आपके स्कोप की, देखिए सर, टैक्स में, स्पेशली यूके टैक्सेस में, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यार ये सिर्फ एसीसीए वाला बंदा सीख सकता है या आईसीडब्ल्यू वाला जिसने यूके टैक्स पढ़ा होगा। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं वहां से, अभी आप लोग इसमें खाते हो, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में मिला के इस वक्त जो फर्म, नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो यूके के लिए काम कर रही हैं, 50 से 55 की लिस्ट मेरे पास है कि जो माशाल्लाह। को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और राइट। आपको क्या लगता है, इसमें सिर्फ आपको दो तीन बड़ी फर्म्स का अगर मैं नाम बताऊं, जिसमें एक बेस लाइन लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड, एक विजन कंसल्टेंसी है। बेस लाइन में राइट नाउ 100+ एम्प्लॉइज हैं। राइट। आपको लगता है कि यहाँ सारे के सारे इसी से बैठे हुए हैं? 60% से ज्यादा जो है ना, बीकॉम, एमबीए, आईसीएमए, एसीएमए, ये किए हुए लड़कों ने। राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने एसएससी के करियर में यूके टैक्स पढ़ा है, लेकिन वो मैंने पढ़ा था, प्रैक्टिस नहीं किया। अब ये आप जी। मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो चीज आपने पढ़ी है और जो चीज आप प्रैक्टिकली करते हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। डिफरेंट होता है वो। जमीन आसमान का फर्क, डिफरेंट तो बहुत छोटा वर्ड है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है लिटरली। हमारा एक दोस्त है, वो जॉब करता है यूएस इंडस्ट्री में, यूएस की फर्म में है। उनके उनके एक सीनियर है, वो पिछले तकरीबन 15 साल से उनके साथ है। उस बंदे ने सिंपल बीए किया हुआ है, राइट। लेकिन वो मैनेजरियल पोजीशन पे क्यों? उसको काम आ- काम आता है। अब खुद ही अंदाजा लगा ले भाई, एक बीए वाला बंदा यूएस टैक्सेशन डील कर रहा, कोई लिंक राइट। बनता है? नहीं ना। क्यों? लेकिन उसने वो चीज सीखी है, उसको आती है। तो मुझे नहीं लगता कि टैक्स में एजुकेशन का, नो डाउट, जाहिर बात है, एक बेसिक एजुकेशन, एक तो फर्ज है कि आपको इंग्लिश देखना, पढ़ना, सुनना ये आता हो, वो मैं कहता एक आजकल माशाल्लाह बच्चे भी इतने तेज, 7th 8th वालों को भी समझाओ तो वो भी समझ जाएगा। तो एक बेसिक एजुकेशन जाहिर बात है रिक्वायर्ड होती है। बाकी ऐसी कोई टेक्निकल नॉलेज इसमें नहीं, स्पेशली टैक्स में तो, ये टैक्स में तो टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, सीधा सीधा रट्टा है। भाई रूल है, ये चीज ऐसे करनी, ऐसे करनी, रूल्स एंड दिल रेगुलेशंस। दिल अच्छा है या बुरा है, करना ऐसे ही है आपने। अब मैंने चाहे एसीसी किया या मैंने बीकॉम किया या मैं नर्सरी क्लास को, रूल मेरे लिए एक ही है। बिल्कुल सही। तो चलो थैंक यू सर। लाइक, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई टेक्निकल चीज इसमें है कि जो मैं कहूँ कि नहीं सर ये तो आप नहीं सीख सकते। राइट। ठीक है सर। और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और मैं आपको ये चीज इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, या किसी को, ये नहीं कि आपको मैं अलग फेवर नहीं दे रहा हूँ, मेरे सारे बराबर हैं, किसी भी चीज में आप स्टक होंगे, जब तक समझ नहीं आएंगी ना, अगर तो क्लास में ना क्लियर कर सके, मैं अकेले में आपको व्हाट्सएप पे, अब मैं अक्सर स्टूडेंट सर, मेरी ये मेरी पर्सनल कमिटमेंट होती है, इसमें इंस्टीट्यूट का कोई मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मेरे और स्टूडेंट्स का अपना एक ताल्लुक होता है कि
अगर आपको कोई चीज समझना है, कोर्स चल रहा है नहीं चल रहा, खत्म हो चुके हैं, आप मेरे साथ इन कांटेक्ट रह सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको गाइड करूंगा। मेरे पास अभी भी वो पिछले साल वाले स्टूडेंट्स अभी भी इन कांटेक्ट में होते हैं, बात होती रहती है उनकी मुझसे। कोई चीज समझना है, कोई चीज पूछने वाली होती है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्या कहता है ना, आलिम हूँ इस चीज का। हाँ, मुझे पता है अगर एक चीज मुझे नहीं आती है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। मुझे एच HMRC से इंक्वायर करना आता है कि HMRC की वेबसाइट से जाके मैं वो चीज किस तरह देख देख सकता हूँ, गूगल से वो चीज किस तरह निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखिए, कुल नॉलेज तो किसी के पास नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन मुझे अगर एक चीज समझ नहीं आएगी, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ से मैं वो चीज सीख सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, या देख सकता हूँ। तो अगर मैं आपको उसका ऑथेंटिक जवाब ना दे सकूँ, तो एटलीस्ट मैं आपको कोई अच्छी चीज ऐसी रेफर कर सकता हूँ कि जो आपकी हेल्प आउट कर देगा। या अगर मेरे सर्कल में काफी लोग हैं तो मैं उनसे पूछ लूंगा, उनको इन कांटेक्ट करा दूंगा। तो ये हमारा चलता रहता है, रिलेशन हमारा मेरे स्टूडेंट्स का एक चलता रहता है ये। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, एनी जज़ाकल्लाह। टाइम। नो वरीज, नो वरीज। जी, सैयद नौशाद। सैयद नौशाद, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र सर, ये सॉरी सर, मेरी बेटी के हाथ में माउस था, गालिबन उन्होंने अच्छा सेंड अच्छा, कर दिया। कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं है। राना आसिफ। जी सर, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। आसिफ साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है, जी सर फरमाएं। जी सर, एक्चुअली मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन था कि एक तो हमें इस कोर्स की प्लान की जो है कोर्स प्लान की PDF फाइल शेयर कर दें। सेकेंडली जो है हमारे नोट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं, या जी बिल्कुल। लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे? ठीक है, जी, क्योंकि आपको नोट्स भी मिलेंगे, और आपका जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपका पोर्टल, हमारा एक अपना पोर्टल है, उस पे से आज लेक्चर हुआ, कल सुबह 10-11 तक वो लेक्चर अपलोड हो जाता है, एंड देन ठीक वो है, आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब आज अभी जो लेक्चर हो ना, वो सुबह 10-11 मैक्सिमम 12 तक वो अपलोड हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एडिट करना होता है, देन वो अपलोडिंग में माशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेट भी बहुत तेज होता है ना, तो सर दोपहर दोपहर तक जो है ना, 12 तक वो लेक्चर आपके पोर्टल पे अपलोड हुआ होता है। आपका अपना ID पासवर्ड होगा, आप लॉग इन करें, एक नहीं 10 बार देखिए वो लेक्चर आप। ठीक हो गया सर। इसमें क्लासेस बुध और जुमेरात होंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी वेडनेसडे एंड थर्सडे थर्सडे को। 9:30 से 11 बजे तक रात की। ठीक है। ठीक है सर। अ, जी सर, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नो इशू सर, नो इशू। वसीम खुर्शीद। الجمعة تزدم برسمة بعدها. खालिद साहब, प्लीज अपना माइक म्यूट। जी, वसीम खुर्शीद साहब। वसीम साहब, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हेलो, हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक हैं आप? अल्लाह का करम है सर, आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे दो सवाल हैं। हेलो। जी वसीम भाई। हेलो। जी जी सर, एक तो ये है कि क्या सोल ट्रेडर के लिए जो है वो जिसकी इनकम या सेल जो है वो 80,000 से कम है, क्या उसके लिए भी VAT रजिस्टर करवाना जरूरी है? उसकी अगर सेल अभी 90,000 थ्रेशोल्ड हो गई है, पहले 85 अच्छा। था। अगर ठीक। आपकी सेल, चाहे आप कंपनी हो या आप सोल ट्रेडर हो, अगर आपकी टर्नओवर सेल्स 90,000 क्रॉस कर जाती है, तो आपको VAT के लिए कंपल्सरी वैट रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर सर कम है तो ऐसी सूरत में करवाना बेहतर है या नहीं? नहीं।
देखिए सर, फिर हम जैसे कंपनी के लिए कोई चीज खरीदते हैं, उस पे हम वीएटी पे करते हैं, तो वो फिर कैसे हम ये रिफंड करवाएंगे? जायज बात है। फिर जाहिर बात है, आप वेट रजिस्टर नहीं, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो तो ज्यादा बेहतर है। आप डिफरेंट एंगल से सोच रहे हो, मैं डिफरेंट एंगल से। अब मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप वेट क्लेम बैक नहीं कर सकते। अब मैं जिस एंगल से आपको कह रहा हूं कि अच्छा नहीं। लेट्स हम बात करते हैं कि आपकी कपड़ों की दुकान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर। ठीक। अब आप कपड़ों की मार्केट में बैठे हो, लेट्स से आप कहाँ से हो सर? मैं कहाँ सर से? आजाद कश्मीर से हूँ। आजाद कश्मीर में। कश्मीर में लेट्स से कोई कपड़ों की एक मार्केट तो होगी ना सर। जी जी, ऐसा ही है। वहाँ बीच में एक दुकान आपकी भी है, वसीम साहब की, वसीम फैब्रिक्स के नाम से। अब सफेद कॉटन का सूट जो है ना, वकास साहब की दुकान है, वो 1000 के बेच रहे हैं। साथ जो है ना, अहमद साहब है, वो भी 1000 के बेच रहे हैं। लेकिन वसीम साहब जो है ना, वो वैट रजिस्टर्ड है। अब वो 1000 सही। की चीज पे 20% वैट लगा के 1200 की बेच रहे हैं। ठीक। अब आप वैट तो क्लेम कस्टमर से लोगे ना। सही। अब देखिए, वही सूट जो आप 1200 का बेच रहे हो, क्योंकि आप वैट क्लेम कर रहे हो मुझसे, एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो आपसे लेगा या मुझसे लेगा? ये तो है। लेकिन देखें, अगर तो मेरी जो है वो सेल 90,000 से कम है, तो ऐसी सूरत में तो नहीं मैं नहीं नहीं, फिर तो आप वॉलेंटरी रजिस्टर हो सकते हो, कंपलसरी नहीं है आप पर। देखें, अगर मैं रजिस्टर हो गया तो जरूरी तो नहीं है कि मैं क्लाइंट से फिर भी अगर मेरी सालाना जो है वो 90,000 से कम है, तो फिर मैं नहीं ना वीएटी चार्ज करूंगा। नहीं नहीं नहीं। अब एक बार अगर आप वैट रजिस्टर हो गए, तो फिर आपको हर क्वार्टर वैट रजिस्टर पे वैट सबमिट करनी पड़ेगी। बेशक आप पूरे साल का 1000 पाउंड क्यों ना सेल करो, वैट रजिस्टर आपको हर क्वार्टरली पे कर जमा करानी होगी। चार्ज करनी तो जरूरी नहीं है ना, देखें कस्टमर से तो नहीं फिर चार्ज करूंगा। हाँ, आप फिर ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहते हो कि जनाब, जो आप जैसे अभी 1000 का सूट बेचते हो, और आप कहते हो हाँ। कि मेरे 1000 सेलिंग प्राइस जो है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ वीएटी है। ठीक। ठीक है। वो उससे फिर क्या होगा कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करोगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं समझ गया सर। अच्छा, दूसरा एक आपने कहा है कि जब आपके पास क्लाइंटेज ज्यादा हो जाए तो आप सॉफ्टवेयर खरीद लें। उस सॉफ्टवेयर का क्या सर फायदा है? हाँ, अजीब बात करते हैं, क्या मतलब? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे नहीं कहूँ नहीं, कि वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। शोभा लगा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अब सॉफ्टवेयर के ये फायदे सर मेरे लिए कि यार, वो मशीन कौन थी, वो जो खड्डा खोदती सर, मुंह सा जो होता है, उसका क्या बोलते हैं उसको यार? अब बोकलेन वगैरह। वट एवर, वो मशीन और बगीचा। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, फर्क ऐसा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेट्स से 5 क्लाइंट्स, ठीक है, तो मैं यार ठीक। सिंपली वन ऑफ सॉफ्टवेयर को ही ले लूंगा, जो एक बार मैंने उनकी साल में एक बार टैक्स रिटर्न जमा करानी होगी। टैक्स रिटर्न तो खैर मैं उनके पोर्टल से कर लूंगा, अगर मैं कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर से मैं जमा करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास क्लाइंट ज्यादा है, तो बजट हर एक क्लाइंट के लिए मुझे अलग से परचेजिंग करनी होगी, सॉफ्टवेयर खरीदूंगा वन ऑफ, और मैं करूंगा, मेरा काम स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक अकाउंटेंट पैकेज वाला एक सॉफ्टवेयर ले लूंगा, केपीएम, आरएस एलिमेंट, कोई इस तरह का जो भी मेरे लिए अच्छा होगा, वो ले लूंगा। उसमें क्या होगा कि मेरे पास पुराना रिकॉर्ड भी पड़ा होगा टैक्स रिटर्न का, ठीक है। अब जब आप हर बार एक नए सॉफ्टवेयर से एक टैक्स रिटर्न बनाओगे, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। आप गलत भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर का ये फायदा होता है, आपके पास बैक सारा डेटा पड़ा होता है, अल्लाह ना करे कोई इंक्वायरी खुलती तो आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। सेकेंडली, आप जब न्यू टैक्स रिटर्न करते हैं ना, तो वो सारा का सारा डेटा ब्रॉड फॉरवर्ड कर देता है आपकी न्यू टैक्स रिटर्न में। दूसरा फायदा क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स में, जैसे अगर आपको लास्ट ईयर लॉस हुआ था, ठीक है, और इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपके पास अपना सॉफ्टवेयर होगा, तो आप जब अपनी नई टैक्स रिटर्न जनरेट करोगे, तो वो प्रीवियस ईयर का डेटा इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड करेगा। तो वो उस लॉस को भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, और आपसे कहेगा कि भाईजान, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इससे पिछले साल का लॉस लेस करा लो, अपना प्रॉफिट कम कर लो। तो ठीक हो गया सर। फायदे बहुत होते हैं ऑब्वियसली। वरना ये जो फर्म्स बैठी हुई हैं, जो साल के 1200 1300 पाउंड फी पे करती सॉफ्टवेयर को, तो फ्री में तो नहीं करते होंगे ना। हाँ तो सर, असल में मैं बेसिकली पूछ ये रहा था कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। जबरदस्त, मैं समझ गया हूँ।
वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, ऐसा नहीं है, वही बात ही नहीं, ये सारी हम देखेंगे इंशाल्लाह, सॉफ्टवेयर देखेंगे हर एक चीज की। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक अच्छा सेशन चलेगा हमारा, ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, ये आईफोन के नेम से हमारे साथ एक रेज हैंड है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछ सकते हैं। आई डोंट नो यस आपका। हेलो। जी 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 सर, फरमाएं सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसे एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन था, वो ये कि अगर मैंने यूके जाना हो और ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये काम आएगा मेरे स्किल्ड वर्कर वीजा पे? देखिए, अब आप जैसे कि जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए आप जाते हैं, तो ये ऑब्वियसली एक एड ऑन तो है, ऑब्वियसली कि यार आपने एक सर्टिफिकेशन ली हुई है, सही है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही ली है, लेकिन आपने यूके टैक्स को सीखा है और इसको प्रैक्टिकली भी उसको लर्न किया कि भाई क्या क्या चीज़ है, तो जारी बात एक वैल्यू एडेड चीज़ तो है, ऐसा नहीं है कि यार उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, और वहां पे जाके मेरे कितना काम आएगा ये सर्टिफिकेट? कोई इसकी वैल्यू मतलब काफी ज्यादा है, या किस तरह किस हद तक वैल्यू है देखो इसकी, आप इसको बता आप सकते देखिए, इसको आप एजुकेशन से कंपेयर ना करें। सर हैं? एक डिग्री होती है या कुछ, उससे आप कंपेयर ना करें, ठीक है। ये जस्ट एक स्किल लर्निंग है आपकी। अब देखिए, आप आपने अगर कोई डिग्री की है, आप चाहते हो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कहीं इंटर्नशिप करते हो, जॉब करते हो, वहां पे आप क्या सीखते हो, आप प्रैक्टिकल काम करना सीखते हो। यहाँ पे आपको डबल फायदा हो रहा है, आप यहाँ पे एक तो नॉलेज भी सीख रहे हो, साथ साथ उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी देख रहे हो कि भाई प्रैक्टिकली ये चीज कैसे होती अच्छा, मतलब इसका वो सिर्फ प्रैक्टिकली जो है वो फायदा होगा, और वो सर्टिफिकेट का भी जो है वो सिर्फ एक मतलब नाम का होगा सर्टिफिकेट, या काम है ना। आएगा? यार देखिए, काम इस तरह से आ सकता है कि जिस तरह हम अगर या- मेंशन करते हैं कि आप सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं या आपने कोई कोर्सेज वगैरह लिए होते हैं डिफरेंट अपनी फील्ड में, तो जारी ये भी एक कोर्स है, आपने अटेंड किया है, आपने इसकी मतलब क्लासेस अटेंड की, आपने ये चीज सीखी, तो कोई कहीं ना कहीं इसकी वर्थ तो है आपके पास, आपके लिए। ठीक है, मतलब वो सर्टिफिकेट की वर्थ है अच्छी। हाँ, क्यों नहीं होगी यार। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नो इशू सर। और जी, इसका मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इसके क्लाइंट्स जो है वो कहाँ से ढूंढ सकते हैं हम? मतलब ये टैक्सेशन का कोर्स करने के बाद इसके क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं? आप फाइवर, अपवर्क, पीपल पर सर आवर, वो लिंक्डइन, फाइवर फाइवर अपवर्क तो सर फारेग है, वहां से तो क्लाइंट ही नहीं आता कोई भी। लिंक्डइन से, या लिंक्डइन, हाँ वो थोड़ा सा काम का है। मैं आपको एक और तरीके बता देता हूँ। जी आप कौन सा? ये मैं आपको तरीके बताऊंगा, कंपनीज हाउस पे जाओ, आप वहां पे आप सिर्फ लिखो सर्च बार में, एक रजिस्टर है जिसमें आप यूके की तमाम कंपनीज का डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। सर आप सर जाओ, रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आई, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं इधर, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जी स्क्रीन शेयर करें। आप लोग को गूगल नजर आ रहा होगा मेरा, ठीक है। जी जी आ रहा है गूगल में। ये एक वेबसाइट है बीटा कंपनीज हाउस के नेम से, ठीक है। ये यूके की गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे यूके की ठीक है तमाम पहले दिन से जितनी कंपनीज बनी है आज के दिन तक, उन सब के नाम और उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखो अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो यूके में अभी तक जितने अकाउंटेंट्स बने हैं, फर्म्स बनी है, रजिस्टर हुई है, और चाहे वो बंद हो चुकी है चल रही हैं, उन सब के नाम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो, जोन सी फर्म अभी एक्टिव है, सही, हजारों फर्म्स है जो कि एक्टिव है। फॉर एग्जांपल ये अकाउंटेंट्स एंड एसोसिएट्स लिमिटेड, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव फर्म है। इसको जाओ गूगल पे, इनका अपना पेज है, उनकी ईमेल पे डायरेक्ट आप अपना प्रपोजल भेजो कि भाई मुझे ये स्किल आती है, मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑन अ चीपर रेट, या आप, और जारी बात है मार्केटिंग तो अब आप अपनी खुद ही करोगे ना, वो तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ। अब नहीं नहीं, मतलब, वो मतलब आप जो है, सॉरी मैं आपकी बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ, काट रहा हूँ बीच में से। आप जो है मतलब क्लाइंट्स आपके पास होंगे, आप कर रहे होंगे ये, जाहिर सी बात है यूके में यूएसए में क्लाइंट्स होंगे आपके पास। जी, तो वो आपने मतलब कहाँ से वो किए हैं, आपके पास कहाँ से है क्लाइंट्स? मुझे लिंक्डइन से भी आए हैं, फाइवर से मुझे कम आए, एक एक दो ही आए, लिंक्स काफी हमारे यहाँ होते हैं, उससे भी है, लेकिन लिंक्डइन मुझे ज्यादा हेल्पफुल रहा है अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रेफरल ज्यादा, मतलब एक तो ठीक है। लिंक्डइन लिंक्डइन पे जो है ना, आप खुद ही अगर अप्रोच करें ना,
अब वहाँ पे सिर्फ यूके अकाउंटेंट्स लिखे ना सर्च में, आपको दुनिया जान की प्रोफाइल्स आ जाएंगी, जो कि पार्टनर्स होते हैं या कोई सीनियर मैनेजमेंट वगैरह वाले होते हैं उनके। आप उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट में रहें और उनसे गपशप लगाएं, 100 बंदों से बात करेंगे, एक तो आ जाएगा ना, एक को तो कन्विंस कर लोगे ना 100 में। अब जाहिर बात है, जी वो खुद को बेचने वाली स्किल वो आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना कैसे प्रेजेंट करते हो। जी जी ठीक है सर। आप हैं किधर के, कराची या लाहौर से हैं आप? रिहाइश किधर की है आपकी? मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से। ठीक है। मैं पेशावर से हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ, और यहीं से आप लोगों से मुखातिब हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया सर। नो इशू सर। ओके। हैदर हुसैन। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आपने उस सॉफ्टवेयर के नाम लिए थे, तो सर जिस तरह हमारा ये पाकिस्तान के IRIS है, तो इसमें भी आप प्रीवियस ईयर का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। हैदर भाई, थोड़ा सा अगर आप अपनी आवाज ठीक कर सके, थोड़ी सी बहुत दबी हुई सी आ रही है। अ, सर आवाज आ रही है आपको? जी बेहतरीन होगी जी, फरमाएं आप सर। जी अरे सर, वो जो आपने सॉफ्टवेयर के नाम लिए थे कि जो सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में सर पोर्टल है IRIS, तो सर उसमें भी आप जो आपके प्रीवियस ईयर्स होते हैं आप उसका डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें सॉफ्टवेयर का क्या फायदा होगा? क्या आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ दिखाएंगे सॉफ्टवेयर का? बिल्कुल क्यों नहीं डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा होगी? सर। तो फिर मैं ये जो क्लेम करूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीज करके दिखाऊंगा। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के थ्रू टैक्स रिटर्न प्रॉपर बनेंगे सर। तो सर हल्की जो यूके का हल्के अपना में ले पोर्टल रहे हैं नहीं सर आप, है? हल्के में नहीं, लेके जा रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर। हाँ, यूके के क्लाइंट पोर्टल भी होते हैं, ठीक है, मैं आपको एजेंट पोर्टल भी एक्सेस करवाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि हम एज एन एजेंट क्लाइंट की क्या क्या चीजें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं टैक्स रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट के पोर्टल के थ्रू भी जो आपका HMRC के साथ अपने अकाउंट होते हैं, लॉगिन होते हैं, उससे भी टैक्स रिटर्न फाइल होती है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी टैक्स रिटर्न फाइल होती है, और बाय पेपर भी फाइल होती है, लेकिन बाय पेपर कोई नहीं करता आजकल। राइट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक होगी सर। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ क्लास विद यू नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह। किसी किस्म की आप लोग की क्यूरी हो, किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो, हमारा एडमिन स्टाफ आप लोग के लिए अवेलेबल है। हमारे साथ अम, हमारे आमिर भाई हैं, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं। एडमिन स्टाफ से आप कोऑर्डिनेट कर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।